चाइना टाउन में स्टोरी की शुरुआत होती है जहां झीजी अपने एक सबऑर्डिनेट को बुरी तरह से कॉन्फ्रंट करता है क्योंकि उसने झीजी के टेरिटरी में ड्रग्स डील किए थे और उसके आदमियों को जबरदस्ती ट्रैफिकिंग में घुसने के लिए फोर्स किया था। सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है, लेकिन तभी खबर आती है कि अंकल कुन ने वेई हाउ को वुगांग स्ट्रीट भेजा है एक मोल को ढूंढने के लिए। इसके साथ ही गैंग के सभी हाई रैंकिंग मेंबर्स को तुरंत मेंशन वापस बुलाया जाता है, जिनमें हाउ यू भी शामिल है। झीजी को पता चलता है कि हाउ यू अभी वुगांग स्ट्रीट पर है, तो वो बिना देरी किए उसे ढूंढने के लिए वहां की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ वुगांग स्ट्रीट पर हाउ यू मीडियम झू नाम के एक फॉर्चून टेलर के पास अपनी किस्मत देखने आई होती है। मीडियम झू उसे बताता है कि उसका करियर तो स्ट्रांग है और वो मुश्किलों के बाद भी संभल जाएगी, लेकिन जब बात बच्चे की आती है तो उसे वर्स्ट लक वाला स्लिप मिलता है, जिससे पता चलता है कि उसकी मदरहुड की विश काफी बैड लक में चल रही है। अपनी किस्मत बदलने के लिए मीडियम झू उसे डंपलिंग्स का एक बोल खाने को देता है। उसके बाद हाउ यू चुपके से एक रूफटॉप पर चली जाती है जहां वो अपने गॉडफादर गुआन रेंजी से मिलती है, जो एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर है। हाउ यू उससे गैंग के अंदर से कलेक्ट की हुई इंटेलिजेंस हैंडओवर करती है, लेकिन साथ ही वॉर्न भी करती है कि कांगफेंग ऑर्गेनाइजेशन अब धीरे धीरे लीगल बिजनेस में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए उनके अंदर घुसकर इन्फॉर्मेशन निकालना और भी मुश्किल होता जा रहा है। इसी मीटिंग में गुआन रेंजी उसे बताता है कि उनका पुराना अक्वेंटेंस जो जिहेंग अब प्रमोट हो चुका है और वापस इसी एरिया में ट्रांसफर होकर आ रहा है, लेकिन उनकी सीक्रेट मीटिंग ज्यादा देर तक नहीं चल पाती क्योंकि गुआन रेंजी को एक टिप मिलती है कि अंकल कुन के लोग उन तक पहुंच चुके हैं। इसी वक्त जीजी भी बार बार हाउयू को फोन कर रहा होता है। गुआन रेंजी हाउयू को तुरंत भागने के लिए कहता है और खुद वहां रुकने का डिसीजन लेता है। हाउयू जल्दी से मीडियम झू की शॉप पर जाकर अपना सामान लेने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो सीढ़ियां उतर रही होती है तभी उसकी आंखों के सामने गुआन रेंजी ऊपर से गिरकर सीधा नीचे आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। हाउ यू शॉक में ही होती है कि तभी झीजी वहां पहुंच जाता है। वो बिना कुछ बोले हाउ यू को सिक्योरिटी कैमरा के सामने ही अचानक किस कर लेता है ताकि एक पब्लिक एलिबाई क्रिएट हो जाए। फिर वो उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है, जबकि इसी वक्त झो जिहेंग भी वहां पहुंच चुका होता है। कार के अंदर हाउ यू बार बार झीजी को सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन झीजी उसे चुप रहने को कहता है। मैंशन पहुंचने से पहले वो उसकी नेक पर जानबूझकर मार्क्स छोड़ देता है और वार्निंग देता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो सबको यही बताना होगा कि वो दोनों कल से साथ थे। जब वो दोनों मैंशन पहुंचते हैं तो गैंग के मेंबर्स हाउ यू की नेक पर मार्क्स देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि शायद दोनों ने सारी रात साथ स्पेंड की है, लेकिन जियाली को कुछ गड़बड़ लगती है। वो ओपनली हाउ यू को विक्सन कहकर इंसल्ट करती है और अक्यूज करती है कि हाउ यू ने गुआन रेंजी के साथ मिलकर उसके बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग की थी। जियाली तो यहाँ तक कह देती है कि उसके ही आदमियों ने गुआन रेंजी को मार गिराया है। सिचुएशन काफी हीटेड हो जाती है, लेकिन अंकल कुन सबको शांत करता है और याद दिलाता है कि गैंग की असली स्ट्रेंथ उनकी यूनिटी है। तभी गैंग के एक आदमी गुआन रेंजी का मोबाइल फोन लेकर आता है और बताता है कि पुलिस ऑफिसर उनके लोगों से भागते वक्त बिल्डिंग से जंप कर गया। जियाली तुरंत एक प्लान प्रपोज करती है। वो कहती है कि फोन के लास्ट कांटेक्ट पर कॉल किया जाए ताकि असली ट्रेटर पकड़ा जा सके। हाउ यू का दिल जोर से धड़कने लगता है क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जब फोन कॉल लगाई जाती है तो सबके शौक के लिए रिंगटोन फेशू की पॉकेट में बजने लगती है, जो जियाली का ही पुराना सबऑर्डिनेट होता है। फेशू तुरंत टूट जाता है और कन्फेस करता है कि उसने सिर्फ एक बार गुआन रेंजी के साथ कोऑपरेट किया था क्योंकि उसे अपनी मां की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे। वो कंप्लेन भी करता है कि गैंग के लीगल बिजनेस में शिफ्ट होने के बाद उसके पास पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं बचा था, लेकिन फेशू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता क्योंकि जीजी तुरंत उस पर गन तानकर उसे गोली मार देता है और अनाउंस करता है कि अंकल कुन के खिलाफ बिट्रेयल की सिर्फ एक ही पनिशमेंट होती है, डेथ। इस इंसिडेंट के बाद सबको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन जियाली बहुत इंसल्ट फील करती है और अंदर ही अंदर बदला लेने की कसम खा लेती है। दूसरी तरफ अंकल कुन अब भी सस्पिशियस है। वो सीक्रेटली हाउ यू की बैकग्राउंड की डीप इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है। उसे पता है कि हाउ यू ने सालों पहले ऑफिशियली अपने गॉडफादर से रिलेशन तोड़ दिया था ताकि वो जीजी के साथ रह सके, लेकिन फिर भी वो उस पर नजर रखना चाहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि जैसे ही पुलिस गुआन रेंजी का रिप्लेसमेंट अपॉइंट करे उसे तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। बाद में हाउ यू को पता चलता है कि उसका फोन मिसिंग है। जब वो जीजी से बात करती है तो उसे पता चलता है कि जीजी ने जानबूझकर उनके फोन स्वैप कर दिए थे। जीजी कामली रिवील करता है कि उसे ऑलरेडी पता था कि गुआन रेंजी से मिलने वाली असली पर्सन हाउ यू ही थी।
उसने पता लगाया था कि फेशु उस वक्त मीटिंग प्लेस पर था ही नहीं, बल्कि कहीं और गैम्बलिंग कर रहा था। जीजी एडमिट करता है कि उसने फेशु को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि हाउ यू की सच्चाई कभी बाहर ना आए और उसकी जान बच सके। हाउ यू अपनी तरफ से डिफेंड करते हुए कहती है कि वो वुगांग स्ट्रीट सिर्फ फर्टिलिटी गाइडेंस के लिए गई थी और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहां गुआन रेंजी भी आने वाले हैं। अपने गॉडफादर की डेथ और जीजी के ठंडे इंटेरोगेशन से वो अंदर से टूट जाती है। आखिर में वो जीजी से कहती है कि चाहे वो अपनी इनोसेंस प्रूव भी कर दे, फिर भी उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। वो किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो ट्रस्ट से ज्यादा सस्पिशन को इम्पोर्टेंस देता हो। जी गुस्से में हाउयू को एक कोने में ले जाता है और उसका फ़ोन छीनकर तुरंत उसका सिम कार्ड निकालकर फेंक देता है। वो बिल्कुल रूथलेस तरीके से उससे क्लियर कर देता है कि उनकी रिलेशनशिप की शुरुआत और एंड दोनों का डिसीजन सिर्फ वही करेगा। उस मोमेंट के बाद वो हाउयू को ऑर्डर देता है कि अब से वो अपनी हर मूवमेंट और हर इंसान जिससे वो मिले सब कुछ उसे रिपोर्ट करेगी। इतना ही नहीं, जीजी अपने आदमी फेइहू को भी असाइन कर देता है ताकि वो हाउयू पर नज़र रखे और उसकी हर एक्टिविटी मॉनिटर करे। कुछ टाइम बाद जीजी ट्रेनिंग कर रहा होता है, तब फेइहू उसे हाउयू के बारे में अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देता है। फेइहू बताता है कि हाउयू मैडम जू नाम की फॉर्च्यून टेलर के पास बच्चे के लिए दुआ करने गई थी, लेकिन उसे वर्स्ट लक स्लिप मिला और वो वहां से रोती हुई चली गई। फेइहू ये भी सजेस्ट करता है कि अब जब गुआन रेंजी मर चुका है तो हाउयू को लेकर जो भी सीक्रेट्स या सस्पिशंस थे उन्हें अब खत्म कर देना चाहिए। फेइहू की ये बात सुनकर जीजी को अचानक 6 साल पुरानी अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। उस वक्त जीजी अंडरवर्ल्ड में एक राइजिंग फोर्स था और एक ठग शानमाओ को वार्न कर रहा था कि वो बूढ़े लोगों और बच्चों को तंग करना बंद करे। तभी पुलिस वहां आ जाती है और जीजी भागते हुए सीधा हाउयू से टकरा जाता है। हाउयू ही उस इंसिडेंट की एकलौती आई विटनेस होती है। जब पुलिस उससे पूछती है तो वो झूठ बोलकर शानमाओ के गैंग की तरफ इशारा कर देती है और जीजी को बचा लेती है। बाद में जब जीजी उससे पूछता है कि उसने उसके लिए झूठ क्यों बोला, तो हाउयू कहती है कि जब उसने दूसरों की हेल्प की तो वो भी उसकी हेल्प करना चाहती थी। वो मजाक में कहती है कि अगर वो एक वेंचफुल घोस्ट भी है तो भी वो उन गुड घोस्ट्स में से है जो बुरे लोगों को सजा देते हैं। जब जीजी उसे वार्न करता है कि झूठ बोलने वाले लोगों का अंजाम हेल होता है, तो हाउयू बिना डरे कहती है कि उसे उससे कोई डर नहीं लगता। लेकिन सिचुएशन तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हाउयू का भाई, जो बहुत बड़े कर्ज में डूबा हुआ होता है, उसे शानमाओ के पास कोलैटरल के रूप में बेच देता है। जैसे ही जीजी को पता चलता है, वो बिना सोचे समझे शानमाओ के हाइडआउट पर चढ़ाई कर देता है और हाउयू को वहां से रेस्क्यू कर लेता है, जबकि उस वक्त वो ऑफिशियली कांगफेंग ऑर्गेनाइजेशन के टॉप हायरार्की का हिस्सा भी नहीं था। हाउयू को सेफ जगह पर लाने के बाद वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उसके लिए महंगे और कंफर्टेबल क्लोथ्स खरीदें। साथ ही वो अपनी माँ को बुला लेता है ताकि वो हाउयू का ख्याल रख सके, और ख़ास तौर पर जियाली की मदद लेने से मना कर देता है। जीजी का ये स्टेप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हलचल मचा देता है। जियाली तुरंत अंकल कुन के पास जाकर कंप्लेन करती है कि जीजी ने अंडरवर्ल्ड का रूल तोड़ दिया है क्योंकि उसने शानमाओ के गैंग को लगभग ख़त्म कर दिया। जीजी कारणली जवाब देता है कि उसने शानमाओ का पूरा कर्ज चुका दिया था, लेकिन शानमाओ ही लड़की को छोड़ने से मना कर रहा था। तब जियाली एक और शॉकिंग प्रूफ दिखाती है और बताती है कि हाउयू असल में हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर गुआन रेंजी की गॉड डॉटर है। वो अक्यूज करती है कि जीजी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दो दुनियाओं के बीच फंसी हाउयू एक बार तेज बारिश में गुआन रेंजी के सामने खड़ी होकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो जीजी के साथ उसका रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर ले, लेकिन गुआन रेंजी बहुत डिसअपॉइंटेड होता है और कहता है कि उसने उसे कभी इसलिए नहीं पाला था कि वो एक कॉमन ठग के साथ जिंदगी बिताए। इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए जीजी हाउयू को एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी देता है और कहता है कि ये पैसे अपने गॉडफादर को दे दो ताकि तुम उन पर कोई एहसान या कर्ज न रखो। उसके बाद जीजी हाउयू को अपनी दुनिया में इंट्रोड्यूस करता है और अंकल कुन से प्रॉमिस करता है कि शानमाओ इंसिडेंट्स के बाद वो और भी ज्यादा बिजनेस जीतकर ऑर्गेनाइजेशन का लॉस कवर करेगा। प्रेजेंट टाइम में हाउयू होश में आती है तो देखती है कि जीजी उसके पास बैठा हुआ है। वो अज्यूम करती है कि शायद वो रात भर बाहर मस्ती करता रहा होगा, जबकि वो पूरी रात उसके पास ही था। हाउयू उससे ठंडा बिहेवियर दिखाती है, लेकिन जीजी उसकी बात इग्नोर करके उसे फोर्स करता है कि वो तैयार हो जाए क्योंकि आज गुआन रेंजी का मेमोरियल सर्विस है। जब वो फ्यूनरल होम पहुंचते हैं तो जीजी हाउयू को बाहर वेट करने को कहता है। एंट्रेंस पर ही उसका सामना जो जेहेंग से हो जाता है, जो अब गुआन रेंजी की जगह ड्यूटी संभाल रहा है। जो जेहेंग उससे इन्विटेशन दिखाने को कहता है, लेकिन जीजी उस बात का मजाक उड़ा देता है। वो जानबूझकर बिल्डिंग के अंदर ही सिगरेट जला लेता है और जब उससे कहा जाता है कि इसके लिए
फाइन लगेगा तो वो बेपरवाह तरीके से जमीन पर कैश का एक बंडल फेंक देता है। वहां से जाने से पहले वो कंडोलेंस मनी का एक बड़ा डोनेशन भी छोड़ देता है, और वो भी स्पेशली हाओयू के नाम पर। बाहर वेट करते हुए हाओयू खुद भी एक सिगरेट जलाती है और अपनी असली मिशन के बारे में सोचने लगती है। असल में गुआन रेंजी के इन्फॉर्मेंट बनने से भी पहले से वो कांगफेंग ऑर्गेनाइजेशन और उनके हिडन बैकर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस सिंडिकेट ने उसके पेरेंट्स को ब्राइबरी के फॉल्स केस में फंसा दिया था और उसके भाई को गैम्बलिंग डेट्स के नाम पर बदनाम कर दिया था। इन सब एक्यूजेशंस की वजह से उसके पेरेंट्स और भाई ने सुसाइड कर लिया था। इसी बदले की आग में हाओयू ने जानबूझकर जी की गर्लफ्रेंड बनना एक्सेप्ट किया था, ताकि वो कांगफेंग सिंडिकेट और उनके हिडन बैकर्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। हाओयू और गुआन रेंजी ने मिलकर अपना झगड़ा भी एक्टिंग के रूप में स्टेज किया था, ताकि हाओयू की कवर आइडेंटिटी सेफ रहे और जो जेहेंग की प्रमोशन पर भी कोई असर न पड़े। गुआन रेंजी ने उसे वॉर्न भी किया था कि जी के इतने करीब जाना बहुत डेंजरस हो सकता है, लेकिन हाओयू ने इंसिस्ट किया कि ये रिस्क लेना जरूरी है, तभी वो अपने आप को यूजफुल महसूस करेगी। मेमोरियल से वापस जाते वक्त कार में जी एटमॉस्फेयर को हल्का करने की कोशिश करता है। वो हाओयू को बताता है कि जो लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे थे उन्हें उसने सजा दे दी है। साथ ही वो उसे याद दिलाता है कि उसने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि अंकल कुन की सस्पिशन से हाओयू को प्रोटेक्ट कर सके। फिर वो पूछता है कि क्या वो अब भी उससे नाराज है। हाओयू सीधा जवाब देती है कि वो इतनी ज्यादा गुस्से में है कि उसका मन करता है उसे मार ही दे। हाओयू आखिर में अपने हाथ में पकड़ी नाइफ नीचे कर देती है। वो कहती है कि जी को मार देना उसके लिए बहुत आसान और मेहरबानी जैसा होगा। उसके हिसाब से जी को मरने से ज्यादा सही सजा ये है कि वो जिंदगी भर जेल में सड़े। लेकिन जी बिल्कुल भी डरने वाला नहीं होता। वो अपने यूजुअल एरोगेंट अंदाज में कहता है कि पुलिस उसे तब तक कभी पकड़ ही नहीं सकती जब तक वो खुद पकड़े जाना ना चाहे। इतना कहने के बाद वो अचानक हाओयू को किस कर लेता है और पूछता है क्या वो दोनों सच में अपनी लाइफ फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। हाओयू उस वक्त ऐसा दिखाती है जैसे वो उसकी बात मान रही हो। इसके बाद हमें याद दिलाया जाता है कि मरने से पहले सुपरिंटेंडेंट गुआन रेंजी ने हाओयू को वॉर्न किया था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। उसने हाओयू से प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए एक नया हैंडलर अरेंज करेगा। साथ ही उसने बताया था कि एक नया सिम कार्ड उसने एक फ्लावर पॉट के पास छुपा कर रखा है, जिसे हाओयू को बाद में निकाल लेना होगा। बाद में हाओयू उस सिम कार्ड को वहां से निकाल लेती है। जब जी शावर ले रहा होता है तब हाओयू को उस नए कॉन्टैक्ट का मैसेज मिलता है। अपनी सेफ्टी के लिए वो तुरंत एक चैलेंज भेज देती है। वो कहती है कि अगर सामने वाला सच में उसका कॉन्टैक्ट है तो उसे उसका कोड क्रैक करना होगा और फिर एक स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन पर उससे मिलना होगा। ये सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम असल में हाओयू और गुआन रेंजी ने पहले ही प्लान कर रखा था। क्योंकि हाओयू कोई प्रोफेशनल स्पाई नहीं थी, इसलिए गुआन रेंजी ने सजेस्ट किया कि वो मोर्स कोड जैसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके के बजाय कुछ ऐसा यूज करे जो हाओयू को पसंद हो। हाओयू को पोएट्री का बहुत शौक था, इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि पोएम्स की लाइंस ही उनका सीक्रेट कोड होंगी। अलग अलग पोएम्स डेट्स और लोकेशंस को रिप्रेजेंट करती थी। जैसे एक पर्टिकुलर पोएम का मतलब होता था 7 अक्टूबर को सुबह 9 बजे दू चैन सी टेम्पल पर मीटिंग। इसी बीच जी भी अपने आदमियों को हाओयू पर नजर रखने का ऑर्डर देता है। फेहू और दूसरे लोग उसकी एक्टिविटीज रिपोर्ट करते रहते हैं। वो बताते हैं कि हाओयू कभी बुक स्टोर्स जा रही है, कभी ऑर्फनेज में चैरिटी वर्क कर रही है और कभी मैटरनिटी स्टोर से बेबी टॉयज और फीडिंग बॉटल्स खरीद रही है। ये सब देखकर जी के आदमी स्पेक्यूलेट करने लगते हैं कि शायद हाओयू प्रेग्नेंट हो सकती है। जी बस इतना कहता है कि उसे जो खरीदना है खरीदने दो, लेकिन सर्वेलेंस बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। मीटिंग वाले दिन हाओयू टेम्पल जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन अचानक जी इंसिस्ट करता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। हाओयू उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है कि चलो लोटस स्ट्रीट चलते हैं और वहां वॉन्टॉन्स खाते हैं, लेकिन जी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वो उसी जगह चलेंगे जहां हाओयू ओरिजिनली जाना चाहती थी। जैसे ही दोनों दू चैन सी टेम्पल पहुंचते हैं, हाओयू की टेंशन बढ़ने लगती है। किस्मत से उस वक्त जी को एक फ़ोन कॉल आ जाता है और वो थोड़ी देर के लिए साइड में चला जाता है। इसी छोटे से मौके का फ़ायदा उठाकर हाओयू अपने कॉन्टैक्ट से मिलने चली जाती है। फिक्स टाइम पर एक आदमी आता है और उन्हीं पोएम्स की लाइंस बोलता है जो उनके सीक्रेट कोड का हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही हाओयू उसका चेहरा देखती है, वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना लवर जो जेहेंग होता है। जी के बिजी होने का फायदा उठाकर जो जेहेंग जल्दी से हाओयू को सब एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि जिस दिन गुआन रेंजी की डेथ हुई थी, उसने हाओयू को क्राइम सीन से जी के साथ निकलते हुए देख लिया था। तभी से उसे डाउट हो गया था कि हाओयू शायद अंडरकवर काम कर रही है। इसीलिए उसने अपने कुलीग से झूठ बोला था कि उसने उनकी कार का लाइसेंस प्लेट नहीं देखा।
ताकि हाउ यू सेफ रहे। जो जेहेंग फिर बताता है कि गुआन रेंजी को काफी पहले से पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक मोल होने का डाउट था। इसी वजह से उसने फोन रिकॉर्ड्स और कुछ एविडेंस जानबूझकर चेंज कर दिए थे ताकि हाउ यू की आइडेंटिटी कभी एक्सपोज ना हो। इस मैनिपुलेशन की वजह से ट्राइड गैंग गलती से फेशू को ही ट्रेटर समझ बैठी। जो जेहेंग हाउ यू को अश्योर करता है कि उसने सुपरिंटेंडेंट की फाइल्स क्रैक कर ली हैं और अब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ वही एक इंसान है जो हाउ यू की असली आइडेंटिटी जानता है। तब तक जी वापस आ जाता है और जो जेहेंग वहां से क्वाइटली निकल चुका होता है। जी नोटिस करता है कि हाउ यू का आई मेकअप थोड़ा स्मज हो गया है, तो वो उससे पूछता है क्या हुआ। हाउ यू कैजुअली बोल देती है कि शायद टेम्पल के इंसेंस स्मोक की वजह से ऐसा हो गया। उसके बाद जी उसे बुद्धा के सामने घुटने टेक कर प्रेयर करने को फोर्स करता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो किसी भगवान से नहीं बल्कि उससे मांगना ज्यादा इफेक्टिव होगा। कुछ टाइम बाद जो जेहेंग पुलिस रेड लीड करता है और वे हाउ को इलीगल ड्रग्स यूज करते हुए पकड़ लेता है। पुलिस के पास अभी भी गुआन रेंजी के मर्डर से वे हाउ को डायरेक्टली कनेक्ट करने का प्रूफ नहीं होता, लेकिन ड्रग्स का केस ही उसे अरेस्ट करने के लिए काफी होता है। ये न्यूज ट्राइड के लिए एक बड़ा क्राइसिस बन जाती है, क्योंकि अंकल कुन यानी लियांग जाओकुन अब काउंसिलर इलेक्शन लड़ रहा होता है और वो किसी भी तरह का स्कैंडल बिल्कुल नहीं चाहता। उसी रात एक नए नाइट क्लब का ग्रैंड ओपनिंग भी प्लान्ड होता है और जी इंसिस्ट करता है कि हाउ यू उसके साथ चले। जब हाउ यू रेडी हो रही होती है तब ट्राइड साइड से एक कार एक्सीडेंट प्लान किया जाता है, जो असल में जियाली के थ्रू अरेंज किया जाता है ताकि जो जेहेंग टेम्परेरली काम से बाहर हो जाए। जी के आदमी कंफर्म करते हैं कि एक्सीडेंट में इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन अब जो जेहेंग कुछ टाइम के लिए ड्यूटी नहीं कर पाएगा। इससे ट्राइड को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि अब नए और कम ट्रबलसम पुलिस ऑफिसर्स वे हाउ के केस को हैंडल करेंगे। रात को जब हाउ यू क्लब पहुंचती है और बैकस्टेज जाकर अपना मेकअप टच कर रही होती है, तभी अचानक वे हाउ वहां आ जाता है, जो किसी तरह वापस आ चुका होता है। वो गुस्से से भरा हुआ हाउ यू को ब्लेम करता है कि उसकी अरेस्ट के पीछे वही है। गुस्से में वो उसे थ्रेटन करता है कि वो उसका चेहरा बिगाड़ देगा और उसे असॉल्ट करवाएगा ताकि जी भी उसे ना चाहे। लेकिन हाउ यू बिल्कुल भी नहीं डरती। वो सीधा उसकी आंखों में देखकर कहती है कि अगर वो ऐसा करना चाहता है तो कर ले, ताकि सब लोग उसके ड्रग फ्यूल्ड वायलेंस को देख सकें। हाउ यू क्लियर कर देती है कि अगर वो खुद गिरने वाली है तो वे हाउ को भी साथ लेकर ही गिरेगी। जोंग जियाली गुस्से से भरे वे हाउ को रास्ते में ही रोक लेती है और उसे समझाती है कि आज नए शॉप का ओपनिंग सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो कोई भी ट्रबल क्रिएट ना करे। वो उसे याद दिलाती है कि उसे जेल से निकालने के लिए उसने कितने एक्सट्रीम स्टेप्स लिए थे। जियाली बताती है कि उसने जानबूझकर पुलिस सुपरिंटेंडेंट की कार से एक्सीडेंट करवाया था ताकि उस केओस में वे हाउ बचकर निकल सके। तभी जियाली को रियलाइज होता है कि वे हाउ ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है। जब वो उससे कन्फ्रंट करती है तो वे हाउ कन्फेस करता है कि आज फेशू की डेथ का 7वां दिन है और उसकी याद उसे डिस्टर्ब कर रही है, इसीलिए वो और ड्रग्स मांगता है। जियाली मजबूरी में उसे थोड़ी सी डोज दे देती है, लेकिन साथ ही उसे रस्सी से बांधकर एक कमरे में छुपा देती है और ऑर्डर देती है कि सेरेमनी खत्म होने तक वो वहीं छुपा रहे। दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में हाउ यू सेरेमनी के लिए रेडी हो रही होती है। तभी जियाली वहां झू शुई को लेकर आती है। झू शुई अभी ब्यूटी क्वीन बनी होती है और वो काउंसलर झू की गॉड डॉटर भी है। जियाली सबके सामने अनाउंस करती है कि रिबन कटिंग सेरेमनी में हाउ यू की जगह शुई स्टेज पर जाएगी। उसका कहना होता है कि इससे अंकल कुन और काउंसलर झू के बीच अलायंस स्ट्रांग होगा। जियाली तो यहाँ तक हिंट कर देती है कि फ्यूचर में शुई शायद मिसेस जी भी बन सकती है। इतनी इंसल्ट के बाद भी हाउ यू बिल्कुल काम रहती है। वो पोलाइटली शुई को शूज चेंज करने में हेल्प ऑफर करती है ताकि स्टाफ और जियाली के बीच कोई आर्ग्यूमेंट ना हो। शू सिलेक्शन के वक्त सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है। शुई एक पैर गोल्ड हील्स को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि इस साल गोल्ड कलर उसके लिए बैड लक है। हाउ यू क्वाइटली सिचुएशन को मैनिपुलेट करती है। वो कहती है कि गोल्ड कलर एक स्टार पर ज्यादा एलिगेंट लगेगा, जबकि उसकी वाइट ड्रेस सिर्फ वाइट शूज के साथ ही मैच करेगी। जियाली तुरंत इस बात को पकड़ लेती है और फोर्स करती है कि हाउ यू अपनी एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस उतारकर शुई को दे दे। अब हाउ यू को एक सिंपल स्टाफ यूनिफॉर्म और मास्क पहनना पड़ता है। हाउ यू एक्टिंग करती है जैसे उसे अपनी अपीयरेंस पर शर्म आ रही हो और वो स्टाफ मेंबर श्याओ कुई को ब्लैंकेट लाने के लिए भेज देती है। इस तरह उसे एक एलिबी मिल जाता है और थोड़ी देर के लिए वो अकेली रह जाती है।
जैसे ही शाओकुई वहां से जाती है, हाओ यू अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है। उसने पहले ही देख लिया था कि जियाली ने वेई हाओ को कहाँ लॉक करके रखा है। हाओ यू क्वाइटली जियाली की कीज चुरा लेती है और ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में पड़े वेई हाओ को फ्री कर देती है। कुछ ही देर बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है। स्टेज पर अंकल कुन, गेस्ट्स और काउंसलर झू को स्पीच दे रहा होता है, जहां वो प्राउडली न्यू कांग फेंग की इमेज को एक रिफाइंड और लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रेजेंट करता है। लेकिन अचानक सब कुछ केओस में बदल जाता है जब एक डिलीरियस वेई हाउ स्टेज पर दौड़ता हुआ आ जाता है। वेई हाउ ड्रग्स के नशे में होता है और वाइट ड्रेस पहनी शुई को हाउ यू समझ लेता है। वो उस पर वायलेंटली अटैक कर देता है और चीख चीख कर कहता है कि उसे न लॉ का डर है न पुलिस का। सिचुएशन इंस्टेंटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जी जिजी तुरंत ऑर्डर देता है कि पूरा एरिया लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि कोई फोटो या वीडियो बाहर लीक न हो और स्कैंडल मीडिया तक न पहुंच सके। काउंसलर झू गुस्से से पागल हो जाता है और डिमांड करता है कि उसकी गॉड डॉटर पे अटैक का जवाब दिया जाए। इस केओस के बाद जियाली तुरंत हाओ यू पर इल्जाम लगाती है कि ये सब उसने प्लान किया था, लेकिन हाओ यू कामली अपनी डिफेंस रखती है। वो याद दिलाती है कि जियाली ने ही उसके कपड़े जबरदस्ती शुई को दे दिए थे और शाओकुई विटनेस है कि वो पूरे टाइम ब्लैंकेट का वेट कर रही थी। हाओ यू उल्टा सवाल उठाती है कि अगर वो वहां थी ही नहीं तो उसे कैसे पता होता कि वेई हाउ कहाँ छुपा हुआ है और वो ड्रग्स के हेवी इफेक्ट में है। अंकल कुन के लिए ये सब बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन बन जाता है। सालों से बनाई रेप्यूटेशन एक ही रात में खराब हो जाती है। वो जियाली की बात इग्नोर कर देता है और ऑर्डर देता है कि वेई हाउ को द कैनल ले जाया जाए, जहां यूजुअली सिर्फ ट्रेटर्स को ब्रूटल पनिशमेंट दिया जाता है। जी जिजी को भी टाइमिंग थोड़ी सस्पिशियस लगती है, लेकिन वो फिलहाल डैमेज कंट्रोल पर फोकस करता है। वो हाओ यू को बताता है कि उसने मीडिया कवरेज को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया है। साथ ही वो मेंशन करता है कि टेंपल में झो जीहेंग की प्रेजेंस चेक करने पर पता चला कि वहां एक लेजिटिमेट पुलिस सिविलियन इवेंट चल रहा था। फिर भी उसे कोइंसिडेंस थोड़ा अजीब लगता है। अपने कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस दिखाते हुए जी जिजी एक सरप्राइजिंग स्टेप लेता है। वो नाइट क्लब की ओनरशिप हाओ यू को गिफ्ट कर देता है। वो बताता है कि ये वही लैंड है जिसे कभी हाओ यू का भाई चाहता था और अब इसे लीगल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओपनिंग चाहे डिजास्टर बन गई हो, फिर भी जी जी ग्लास उठाकर हाओ यू को टोस्ट करता है क्लब की नई बॉस लेडी के रूप में। दूसरी तरफ जियाली किसी तरह द कैनल से बैडली बीटन वेई हाउ को वापस निकलवा लेती है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि हाउ यू ही वो मोल है जो उन्हें अंदर से बर्बाद कर रही है। जियाली डिसाइड करती है कि वो हाउ यू को उसी के गेम में हराएगी। वो एक प्लान बनाती है जिसमें एक फेक ब्लैक लेजर को बेट के रूप में यूज किया जाएगा। जियाली का आइडिया होता है कि लेजर की खबर जानबूझकर हाउ यू तक पहुंचाई जाए। उसे पूरा भरोसा होता है कि कांग फेंग को डिस्ट्रॉय करने की डेस्परेट कोशिश में हाओ यू और उसका कॉन्टैक्ट जरूर इस ट्रैप में फंस जाएंगे, जिससे उन्हें रेड हैंडेड पकड़ा जा सके। जियाली वेई हाउ को बताती है कि जो लेजर उसने जानबूझकर ऑफिस में छोड़ दिया था वो असल में फेक है। उसका प्लान सिर्फ एक ट्रैप सेट करना था। जियाली चाहती है कि हाउ यू उस लेजर को चुरा ले और जब वो अपने कॉन्टैक्ट के साथ एक्सचेंज करे तब उन्हें रेड हैंडेड पकड़ा जा सके। उसके हिसाब से सिर्फ इसी तरह वो दोनों अंकल कुन के सामने अपना नाम साफ कर सकते हैं और अपनी लॉस्ट पोजीशन वापस पा सकते हैं। जियाली के पनिशमेंट के बाद उसकी हालत देखकर वेई हाउ भी बदले की आग में जल रहा होता है और कसम खाता है कि हाउ यू को उस सब का भुगतान करना पड़ेगा जो उसने उनके साथ किया है। इसी बीच जी झी झी ने वो लैंड वापस ले ली होती है जिसे कभी हाउ यू का भाई खरीदना चाहता था। अब उस जगह को एक नाइट क्लब बना दिया गया है और जी झी उसे गिफ्ट करके हाउ यू को दे देता है। जब हाउ यू क्लब पर ओनरशिप लेने के लिए पहुंचती है तब एंट्रेंस पर उसकी मुलाकात जियाली और वेई हाउ से होती है जो अपने पुराने ऑफिस से निकल रहे होते हैं। वेई हाउ सरकास्टिक स्माइल के साथ कीज उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि जब ये जगह अब उनकी नहीं रही तो उन्होंने सोचा एक लास्ट टाइम यहाँ एंजॉय कर लिया जाए। हाउ यू अंदर जाती है तो फेई हू को अचानक एक जलने की तेज स्मेल आती है। उससे कुछ गड़बड़ का डाउट होता है। हाउ यू उसे तुरंत बाहर भेज देती है और कहती है कि जाकर एयर फ्रेशनर ले आए ताकि वो रूम में अकेली सर्च कर सके। जब फेई हू बाहर चला जाता है तो हाउ यू डस्टबिन में छुपा हुआ एक यू डिस्क ढूंढ निकालती है। वो कंप्यूटर पर उसे चेक करती है और उसमें कांग फेंग के अकाउंट्स और लेजर्स जैसी फाइल्स दिखाई देती हैं। ये देखते ही हाउ यू तुरंत एक कॉल करती है और रिपोर्ट करती है कि उसे इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल गया है। दूसरी तरफ जियाली सीक्रेटली हिडन सर्वेलेंस से ऑफिस को देख रही होती है और जैसे ही वो देखती है कि हाउ यू ने यू डिस्क उठा लिया है वो खुशी से समझ जाती है कि हाउ यू उसके ट्रैप में फंस चुकी है।
इसी वक्त जी के आदमी भी हाउ यू की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि हाउ यू की लाइफ, उसके डेली रूटीन और उसकी फेवरेट जगहों को चेक करने के बाद भी उन्हें जो जी हैंग के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला। बाद में हाउ यू हॉस्पिटल में झो जी हैंग से मिलती है, जो डिस्गाइज में डॉक्टर बना हुआ होता है। हाउ यू उसे अपनी सस्पिशन बताती है। उसका कहना होता है कि जियाली और वेई हाउ का इतना इजीली टेरिटरी छोड़ देना बहुत अजीब है और एविडेंस भी बहुत ही आसानी से मिल गया। जो जी हैंग जब फाइल्स को चेक करता है तो कंफर्म करता है कि ये सब फेक डेटा है और ये सिर्फ एक ट्रैप है ताकि हाउ यू को पकड़ा जा सके। लेकिन भागने के बजाय हाउ यू डिसाइड करती है कि वो इसी ट्रैप को उनके खिलाफ यूज करेगी। हाउ यू प्लान बनाती है कि वो सर्वेलेंस फुटेज एडिट करेगी और फेक फाइल्स को रिप्लेस करके असली कांगफेंग एविडेंस डाल देगी, जो उसने पहले ही सीक्रेटली कलेक्ट किया हुआ है। इससे ब्लेम वेई हाउ पर शिफ्ट हो जाएगा। फाइनल स्टेट सेट करने के लिए हाउ यू फे हु को एक आइसोलेटेड जगह पर ले जाती है और कहती है कि उसे अनोनिमस टिप मिली है कि वहां लेजर एक्सचेंज होने वाला है। वो फे हु से कहती है कि सेफ्टी के लिए अपना फेस छुपा कर रखे। कुछ देर बाद वेई हाउ वहां आ जाता है। उसे लगता है कि उसने हाउ यू को पुलिस ऑफिसर के साथ डील करते हुए पकड़ लिया है। वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनने का ड्रामा कर रही है। वो अपने विटनेस को भी बुलाने की कोशिश करता है ताकि हाउ यू को एक्सपोज कर सके। लेकिन तभी हाउ यू अचानक उसके हाथ से यू डिस्क छीन लेती है और उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा देती है कि वो पुलिस के साथ मिलकर गैंग को बिट्रे कर रहा है। इसी बीच डॉक्स पर जी भी पहुंच जाता है और देखता है कि वेई हाउ गुस्से में हाउ यू का गला दबा रहा है। जी तुरंत बीच में आकर वेई हाउ को जोर से पीटना शुरू कर देता है। रोते हुए हाउ यू उसे यू डिस्क देती है और कहती है कि वो एविडेंस बचाते बचाते लगभग मर ही गई थी। जियाली तुरंत बीच में बोल पड़ती है और सच रिवील करने की कोशिश करती है। वो एडमिट करती है कि ट्रैप उसने ही सेट किया था और कहती है कि हाउ यू के पास जो एविडेंस है वो फेक है। लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है जब यू डिस्क चेक करने पर पता चलता है कि उसमें असली एविडेंस है। इसी मोमेंट पर झो जी हैंग भी वहां अपीयर हो जाता है और वो ऐसा दिखाता है जैसे वो वेई हाउ का कॉन्टैक्ट हो। अब जी को पूरा यकीन हो जाता है कि असली ट्रेटर वेई हाउ ही है। जी तुरंत ऑर्डर देता है कि वेई हाउ और जियाली दोनों को पकड़कर द केनल ले जाया जाए। कुछ ही देर बाद कांगफेंग के सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर अपने आदमियों के साथ जी की विला को घेर लेते हैं और उस पर प्रेशर डालते हैं कि वेई हाउ को रिलीज कर दे। लेकिन जी पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है। वो उन्हें थ्रेटन करने के बजाय एक टेम्पटिंग ऑफर देता है, शिंगजू पोर्ट पर लीगल बिजनेस पार्टनरशिप का। स्टेबल प्रॉफिट्स को देखकर दोनों एल्डर्स तुरंत अपना स्टैंड बदल देते हैं और वेई हाउ को बचाने का आइडिया छोड़कर वहां से वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ अंकल कुन को भी इस सिचुएशन की खबर मिल चुकी होती है, लेकिन वो फिलहाल इंटरफियर नहीं करता। वो डिसाइड करता है कि सुबह तक वेट करेगा और फिर सिचुएशन को हैंडल करेगा। रात को जी विला वापस आता है तो देखता है कि हाउ यू अभी भी शॉक में है। वो उसे रीअश्योर करता है और कहता है कि वो उसे सब कुछ देगा जो वो चाहती है और जो भी उसे हर्ट करेगा वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन साथ ही वो एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी देता है कि चाहे वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन कभी अगर हाउ यू ने अंकल कुन या ग्रुप को बिट्रे किया तो वो लाइन क्रॉस कर देगी। इस सब के बावजूद जियाली की आवाज़ अब भी बैकग्राउंड में गूंज रही होती है, क्योंकि उसे द केनल ले जाते वक्त भी वो चिल्लाती रहती है कि हाउ यू एक पुलिस प्लांट है जो उन सबको अंदर से बर्बाद करने के लिए भेजी गई है। गैंग के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ के बाद अंकल कुन एक फॉर्मल मीटिंग बुलाता है ताकि सिंडिकेट के अंदर हुई बिट्रेयल्स का फैसला किया जा सके। जियाली, जो द केनल जाने से बहुत डर रही होती है, रोकर मर्सी मांगती है और कहती है कि उसे एल्डर्स और वेई हाउ ने मिसलीड किया था। अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए वो ये भी क्लेम करती है कि उसने खुद ही ट्रेटर वेई हाउ को मार दिया। अंकल कुन उसकी पुरानी कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करता है और उसकी जान बख्श देता है, लेकिन पनिशमेंट के रूप में उसे ऑर्डर देता है कि अब से वो जी के अंडर काम करेगी ताकि अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। मीटिंग के बाद जब जी और अंकल कुन अकेले होते हैं, झिझी घुटने टेक कर अपोलोजाइज करता है। वो कहता है कि उसने बिना परमिशन के वेई हाउ को एग्जीक्यूट किया और एल्डर्स को ऑफेंड भी कर दिया। लेकिन अंकल कुन उसकी अपॉलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो कहता है कि वेई हाउ वैसे भी हमेशा ट्रबल क्रिएट करता था और एल्डर्स अपनी सीनियरिटी का यूज़ करके यंग मेंबर्स को दबा रहे थे, जबकि खुद इल्लीगल काम कर रहे थे। अंकल कुन झिझी की कैपेबिलिटी की तारीफ करता है, लेकिन तब झिझी एक शॉकिंग बात कह देता है, वो रिटायर होना चाहता है।
झिझी कहता है कि सालों से वो अपनी जान रिस्क में डालकर काम कर रहा है और अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। वो बताता है कि उसने यूके में एक वाइनरी भी खरीद ली है और वहाँ सेटल होने का प्लान बना रहा है। अंकल कुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि झिझी उसका सबसे इफेक्टिव नाइफ है। कुन उनकी पुरानी हिस्ट्री याद दिलाता है, कैसे उसने झिझी को कभी कचड़े के ढेर से बचाया था और कैसे झिझी ने सिर्फ 12 और 15 साल की उम्र में ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए खुद बहुत बड़ी इंजरीज झेली थीं। आखिर में अंकल कुन एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि झिझी अगर जाना चाहता है तो उसे एक लास्ट डेंजरस डील कंप्लीट करनी होगी, जिसमें लिमिटेड एडिशन गुड्स का इलीगल ट्रांजैक्शन होगा और उसे 30 मिलियन की ब्राइब मनी मिलेगी, जो कुन के पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए जरूरी है। झिझी के पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं होता और वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही झिझी वहां से चला जाता है, अंकल कुन का इमोशनल साइड तुरंत गायब हो जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि अगर ये फाइन नाइफ टूटने वाला है तो वो उसके अपने स्कैबर्ड के अंदर ही टूटना चाहिए, यानी अगर झिझी कभी कंट्रोल से बाहर गया तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हाउ यू नोटिस करती है कि जी झिझी का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही डिस्टेंट हो गया है। जब दोनों मिलते हैं तो झिझी उसे कहता है कि वो अपना सामान पैक करे और उससे पहले यूके चली जाए। वो प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही उसके पास आ जाएगा, लेकिन जाते जाते वो एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी देता है कि चाहे वो कुछ भी देखे या सुने, उसे सिर्फ उस पर ट्रस्ट करना होगा। जीजी के बात सुनकर भी हाउ यू का डाउट कम नहीं होता। हाउ यू सीक्रेटली पुलिस कांटेक्ट झो जी हेंग से मिलती है और उसे एक नया लीड देती है। वो बताती है कि झिझी के डेस्क पर एक एंटीक शॉप का गिफ्ट बॉक्स था, जो शिंगजाओ पोर्ट की शॉप का लग रहा था। जो इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाता है कि उस आइटम को सुचात फामांग नाम के एक नटोरियस स्मगलर ने खरीदा था। जो हाउयू को याद दिलाता है कि उसके पेरेंट्स और सुपरिंटेंडेंट गुआन की डेथ का रीजन भी यही सिंडिकेट है। वो उसे मोटिवेट करता है कि वो कांग फेंग को गिराने में उसकी हेल्प करे। वापस एस्टेट पर हाउयू की सस्पिशंस और बढ़ जाती हैं जब वो देखती है कि फेहू सीक्रेटली हैवी रोजवुड क्रेट्स कहीं शिफ्ट कर रहा है। इसी बीच हाउयू को एक मैगजीन मिलता है जिसमें जी झिझी और झू शुई जी की फोटो होती है। ये देखकर हाउयू को लगता है कि झिझी शायद उसे रिप्लेस करके काउंसलर की गॉड डॉटर के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। गुस्से में वो एक लॉक्ड रूम के अंदर जाने की डिमांड करती है और धमकी देती है कि अगर दरवाज़ा नहीं खोला गया तो वो खुद तोड़ देगी। तभी जी झिझी वहां आ जाता है और उसे रूम के अंदर ले जाता है। अंदर जाकर पता चलता है कि वो कोई इलीगल सीक्रेट नहीं, बल्कि एक वेस्टर्न पियानो है जो झिझी स्पेशली हाउ यू के लिए खरीदा है। वो कहता है कि उसे याद है हाउ यू का ड्रीम था कि वो ऑफन बच्चों के लिए पियानो प्ले करे। ये देखकर हाउ यू एक मोमेंट के लिए इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके डाउट्स पूरी तरह खत्म नहीं होते। झिझी और काउंसलर झू के कनेक्शन को लेकर वो अब भी कॉशियस रहती है, इसीलिए वो सीक्रेटली पियानो के अंदर एक सर्वेलेंस बग छुपा देती है ताकि झिझी की बातें रिकॉर्ड हो सके। तभी एक पावरफुल ट्रॉपिकल मॉनसून सायरन एरिया की तरफ बढ़ने लगता है और वेदर ऑब्जर्वेटरी सिग्नल नंबर 10 रेस कर देता है। इसी केओस के बीच जी झिझी को न्यूज़ मिलती है कि पुलिस उसके आउटर आइलैंड पर बने लॉजिस्टिक्स फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करने आ रही है। झिझी तुरंत वहां कार्गो मैरिज करने के लिए निकल पड़ता है। हाउ यू स्टॉर्म और केओस को अपने प्लान के लिए परफेक्ट चांस समझती है। वो झिझी को कन्विंस करती है कि सेफ्टी के लिए फेई हु को भी साथ ले जाए। फिर वो घर की मेड्स को भी कह देती है कि स्टॉर्म इतना डेंजरस है, इसीलिए वो सब अपने फैमिलीज के पास वापस चले जाएं। जब पूरा एस्टेट लगभग खाली हो जाता है, तब हाउ यू अपना फाइनल स्टेप लेती है। वो एक रनिंग हेयर ड्रायर को जानबूझकर पानी से भरे बेसिन में गिरा देती है। इससे तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरा एस्टेट एकदम से ब्लैकआउट में डूब जाता है। जी झिझी टाइफून के बीच ही आइलैंड पर एक्सपेक्टेड टाइम से पहले पहुंच जाता है ताकि अपने कार्गो का रीलेबलिंग का काम खुद देख सके। इस स्मार्ट मूव की वजह से पुलिस का प्लान्ड रेड कंप्लीटली फेल हो जाता है। कुछ देर बाद सुपरिंटेंडेंट झू जीहेंग भी अपनी इंजरीज और तेज तूफान के बावजूद इंस्पेक्शन के लिए वहां पहुंच जाता है। जी उसे देखकर थोड़ा सरकास्टिक तरीके से उसकी डेडिकेशन की तारीफ करता है। झू तुरंत सवाल उठाता है कि इतने बड़े स्केल पर कार्गो मूवमेंट स्टॉर्म के बीच क्यों हो रहा है।
जी कामली जवाब देता है कि ये सब फ्लड कंट्रोल सप्लाईज हैं जो डोनेशन के लिए भेजी जा रही हैं। जो पूरी शिपमेंट चेक करता है, लेकिन उसे कोई इल्लीगल चीज नहीं मिलती। आखिर में उसे मानना पड़ता है कि सब कुछ बिल्कुल लीगल लग रहा है। लेकिन जाने से पहले जू एक पुरानी बात छेड़ देता है। वो ग्वान रेंजी की डेथ वाले दिन का जिक्र करता है और कहता है कि उस दिन उसकी अडॉप्टेड डॉटर हाउ यू भी शायद वहां मौजूद थी। जू कैजुअली बोलता है कि वो हाउ यू को काफी पहले से जानता है, जी से भी ज्यादा पुराना अक्वेंटेंस है, इसलिए अगर वो चाहे तो हाउ यू से उस दिन के बारे में सच निकलवा सकता है। जी झिझी इस प्रोवोकेशन पर सिर्फ हल्का सा स्मर्क करता है और तुरंत एक बोल्ड एलिबाई दे देता है। वो कहता है कि उस दिन वो एक बिजनेस ट्रिप से अभी अभी वापस आया था और वो और हाउ यू इतने बिजी थे कि वो बेड से बाहर ही नहीं निकली होगी, इसलिए वो कहीं और हो ही नहीं सकती थी। दूसरी तरफ विला में हाउ यू अकेली होती है। उसने जी का पासवर्ड पहले ही याद कर लिया होता है। वो क्वाइटली उस पासवर्ड का यूज करके जी के सीक्रेट रूम का डोर अनलॉक करती है और अंदर जाकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढने लगती है। इसी वक्त आइलैंड पर फेहू जी जीजी को इन्फॉर्म करता है कि विला की इलेक्ट्रिसिटी और सर्वेलेंस कैमरे दोनों बंद हो गए हैं। वो बताता है कि टाइफून की वजह से हाउ यू ने सब स्टाफ को उनके फैमिलीज के पास भेज दिया है और अब उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। जू ज़ीहेंग भी जी को वार्न करता है कि तूफान के टाइम माउंटेन रोड्स पर लैंडस्लाइड का बहुत डेंजर होता है, लेकिन जी किसी की बात नहीं मानता और तुरंत वापस जाने का डिसीजन ले लेता है। वो फेहू और अपने आदमियों को वहां जू पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है और खुद अकेला ही तूफान का सामना करते हुए निकल पड़ता है। रास्ते में ईगल्स बीक क्लिफ के पास उसका रास्ता गिराए हुए पेड़ों की वजह से ब्लॉक हो जाता है। जी खुद उतरकर मैन्युअली डिब्रीज हटाता है और फिर आगे बढ़ता है। ड्राइविंग के दौरान वो बार बार हाउ यू को कॉल करता रहता है। काफी देर बाद फाइनली कॉल कनेक्ट हो जाता है। विला में अंधेरे में अकेली बैठी हाउ यू बहुत डर चुकी होती है और पैनिक कर रही होती है। जी फोन पर ही उसे काम करता है और उसे डीप ब्रीदिंग करने को कहता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो 30 मिनट के अंदर घर पहुंच जाएगा और उसे बस थोड़ी देर और हिम्मत रखने को कहता है। कुछ देर बाद जी फाइनली विला पहुंच जाता है और एंट्रेंस पर हाउ यू को पाता है। हाउ यू तुरंत उसके गले लगकर रो पड़ती है। वो बताती है कि जब वो शावर ले रही थी तभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई और कैंडल्स ढूंढते वक्त उसका फोन भी कहीं गिर गया। जी को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो उसे इतनी डेंजरस रात में अकेला छोड़कर गया था। वो उसे सॉफ्टली अपोलोजाइज करता है और कहता है कि कल जैसे ही उनका बिजनेस का काम खत्म हो जाएगा वो दोनों सब कुछ छोड़कर यूके चले जाएंगे और वहां नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। तब जी जीजी एक और सरप्राइज रिवील करता है। वो कहता है कि अभी मिडनाइट क्रॉस हो चुकी है और आज उनके रिलेशनशिप की 5th एनिवर्सरी है। वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और हाउ यू से कहता है कि वो फाइनली उसके साथ कमिटमेंट करना चाहता है। जी फ्यूचर के बारे में भी बात करता है और कहता है कि यूके सेटल होने के बाद वो दोनों एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वो रिंग हाउ यू के फिंगर में पहना देता है और उसे किस करता है ताकि उसका डर और जेलसी दोनों कम हो जाए। लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता कि उनका ये प्राइवेट मोमेंट सीक्रेटली मॉनिटर हो रहा है। जू ज़ीहेंग एक हिडन लिसनिंग डिवाइस के थ्रू उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। जी के फ्यूचर प्लान्स और प्रॉमिसेस सुनकर जू के चेहरे पर गुस्सा क्लियरली दिखने लगता है। कुछ देर बाद जू सीधा अंकल कुन से मिलने जाता है और वहां एक शॉकिंग सच सामने आता है। असल में वही वो मिस्टीरियस इंसान है जो इतने टाइम से सीक्रेटली अंकल कुन के कांटेक्ट में था। कई साल पहले अंकल कुन, जिसका असली नाम लियांग झाओ कुन है, एक ऑर्फनेज में आता है ताकि एक बच्चा अडॉप्ट कर सके। वहाँ उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम शियाओची होता है। ये लड़का ब्लड देखते ही अजीब तरह से वायलेंट और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। अंकल कुन को उसकी आंखों में एक अंधेरा और रूथलेस नेचर नज़र आता है और वही मोमेंट होता है जब वो डिसाइड करता है कि उसे इसी लड़के को अडॉप्ट करना है। घर ले जाने के बाद कुन देखता है कि शियाओची अपने फेस पर पेंट करके मास्क जैसा बनाता है। कुन उसे कहता है कि अगर मास्क पहनना ही है तो उसे हमेशा के लिए अपनी स्किन पर वेल्ड कर ले, फेक कलर से काम ना चलाए। फिर वो उस लड़के की कोल्डनेस टेस्ट करने के लिए उसके हाथ पर चाकू से कट लगा देता है। ब्लड बहने लगता है लेकिन शियाओची बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर कुन और कन्फर्म हो जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक ऐसी जगह भेजेगा जहाँ उसके टैलेंट का सही यूज़ हो सके, पुलिस अकेडमी। कुछ सालों बाद जब वो लड़का पुलिस अकेडमी से ग्रेजुएट होकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है तब उसका नया नाम होता है झो ज़ीहेंग। पुलिस बनने के बाद उसका पहला बड़ा मिशन भी अंकल कुन ही देता है। कुन कहता है कि सुपरिंटेंडेंट गुआन रेंजी उसके लिए एक बड़ा थ्रेट है क्योंकि वो बार बार कांगफेंग ऑर्गेनाइजेशन में अंडरकवर एजेंट्स भेज रहा है। गुआन के फाइल्स चेक करते वक्त झो को एक फोटो दिखती है गुआन की अडॉप्टेड डॉटर हाउ यू की।
तब झो एक प्लान बनाता है ताकि वो गुआन के क्लोज सर्कल में घुस सके। एक दिन हाउ यू जब घर जा रही होती है तब झो ने जो एक वैग्रेंट हायर किया होता है वो उसे डिलिबरेटली हैरेस करता है। इसी वक्त झो हीरो बनकर वहां आता है और हाउ यू को बचाता है। ये प्लान परफेक्टली काम करता है। बाद में गुआन रेंजी झो से पूछता है कि वो उस एरिया में क्या कर रहा था, तो झो झूठ बोलता है कि वो 2002 के कांगफिंग स्मगलिंग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अपनी बेटी को बचाने के लिए ग्रेटफुल होकर गुआन उसे डिनर पर इन्वाइट करता है और इस तरह झो धीरे धीरे उनके ट्रस्ट में आ जाता है। लेकिन झो कोई लूज एंड नहीं छोड़ता। वो उस वैग्रेंट से मिलता है जिसे उसने अटैक के लिए हायर किया था और उसे खाना देता है जिसमें सीक्रेटली पॉइजन मिला होता है। खाना खाते ही वो आदमी मर जाता है और इस तरह झो सब एविडेंस खत्म कर देता है। समय के साथ झो की पुलिस करियर भी ग्रो करती रहती है, लेकिन उसके सुपीरियर्स एक दिन उसे वार्न करते हैं कि हाउ यू के साथ उसकी क्लोजनेस सस्पिशियस लग रही है। वो बताते हैं कि हाउ यू के बायोलॉजिकल फैमिली का पास्ट काफ़ी मैसी था। उसके पेरेंट्स ने कभी एक ऑफिशियल को ब्राइब करने की कोशिश की थी और उसका भाई गैम्बलिंग डेट्स के प्रेशर में सुइसाइड कर चुका था। लेकिन झो कैजुअली कह देता है कि वो और हाउ यू बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं और हाउ यू सिर्फ उसका शुक्रिया अदा कर रही है। कुछ टाइम बाद हाउ यू खुद झो को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि उनका सीक्रेट सिचुएशनशिप अब खत्म हो जाना चाहिए, खासकर अब जब झो को करियर में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। झो बाहर से तो थोड़ा हार्ट ब्रोकन एक्ट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक्चुअली रिलीव्ड होता है, क्योंकि वो खुद भी हाउ यू से दूर होने का कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहा था। इसी के कुछ टाइम बाद अंकल कुन उसे एक और डेंजरस ऑर्डर देता है, गुआन रेंजी को खत्म करने का। असैसिनेशन वाले दिन झो पहले ही लोकेशन पर पहुंच जाता है और देखता है कि हाउ यू भी वहां जा रही है। फिर भी वो अपनी एसोसिएट जियाली के साथ मिलकर वे हाउ नाम के आदमी को सिग्नल देता है कि अटैक प्लान के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट किया जाए। इंसिडेंट के बाद जो अंकल को उनके पास एक ब्रोकन लेग के साथ आता है और कहता है कि ये इंजरी उसने जानबूझकर ली है ताकि उसके पास एक लेजिट एक्सक्यूज हो कांगफिंग ऑर्गेनाइजेशन की मॉनिटरिंग से हटने का। लेकिन उनके बीच का अलायंस कभी स्टेबल नहीं होता। अंकल कुन रिवील करता है कि उसने उनकी सारी सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड कर रखी हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सब पुलिस सुपीरियर्स को भेज देगा। वो झो के नेक पर बने हीरोइक स्कार्स का भी मजाक उड़ाता है, क्योंकि कुन जानता है कि वो ड्यूटी के दौरान नहीं बने थे। ये सब सुनकर झो को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि कुन उसे एक लीश पर बंधे डॉग की तरह ट्रीट कर रहा है। तब वो डिसाइड करता है कि एक दिन वो इस लीश को तोड़कर अपने हैंडलर को ही डिस्ट्रॉय करेगा। कुछ टाइम बाद झो गुआन रेंजी का फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फेल हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि हाउ यू के साथ वो एक पोइट्री रिडल गेम खेलता था। वो हाउ यू को एक क्लासिकल वर्स भेजता है जो पोएट सू शी की लाइन है, 10 years डेड एंड लिविंग डिम एंड ड्रॉ अपार्ट। ये मैसेज देखकर हाउ यू का ट्रस्ट वापस जाग जाता है। दोनों जब मिलते हैं तो हाउ यू इमोशनल होकर एक बड़ा सीक्रेट रिवील कर देती है। वो बताती है कि असल में वही गुआन रेंजी को कांगफिंग ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देती थी। झो समझ जाता है कि हाउ यू अब भी उस पर ट्रस्ट करती है। तब वो डिसाइड करता है कि उसके इमोशंस का यूज़ करके वो अंकल कुन और जी जी को एक साथ गिराएगा। फिर वो अपनी सुपीरियर ऑफिसर लिन के पास जाता है और क्लेम करता है कि उसके रिलायबल सोर्स ने कन्फर्म किया है कि जी जी एक बड़े स्मगलिंग डील के लिए सुचार्ट नाम के कॉन्टैक्ट से मिलने वाला है। वो इस ऑपरेशन के लिए मैक्सिमम पुलिस बैकअप मांगता है। इसी बीच टाइफून की वजह से जी के घर पर पावर आउटेज हो जाता है। कैंडल लाइट में जी और हाउ यू साथ बैठते हैं। उस वक्त जी अपने पास्ट के बारे में बताता है। वो याद करता है कि बचपन में उसे एक स्टोरेज लॉकर में छोड़ दिया गया था और वो सालों तक कचड़े के ढेरों से खाना ढूंढकर जिंदा रहा था। वो कहता है कि अंकल कुन ने उसे इसलिए चुना क्योंकि वो एक वुल्फ था जो फाइट बैक करता था, जबकि कुन के बाकी अडॉप्टेड सन्स सिर्फ डॉग्स की तरह थे। अपनी वायलेंट लाइफ के बारे में बात करते हुए जी कन्फेस करता है कि हाउ यू से मिलने के बाद ही उसे महसूस हुआ कि वो मॉन्स्टर की तरह जीना भूल सकता है। वो उससे बताता है कि उसका ड्रीम है कि वो दोनों यूके भागकर एक सिंपल लाइफ स्टार्ट करें। इसी मोमेंट पर वो हाउ यू को रिंग देकर प्रपोज भी करता है, लेकिन स्मगलिंग डील का वक्त पास आ रहा होता है। जी फाइनली निकलने की तैयारी करता है और अपने ट्रस्टेड मैन फेई हू को ऑर्डर देता है कि वो हाउ यू को पहले एयरपोर्ट ले जाए। वो प्रॉमिस करता है कि जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो सीधा वहां आ जाएगा। लेकिन जी को बिल्कुल पता नहीं होता कि झो जिहैंग उनकी सारी बातें सीक्रेटली सुन रहा है। हिडन बर्ड के थ्रू झो उनका पूरा कॉन्वर्सेशन मॉनिटर कर रहा होता है और अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा होता है। जैसे ही जी तूफान के बीच अपनी डील के लिए निकलता है, उसी वक्त झो और पुलिस फोर्स भी उसके पीछे ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं। झो का फाइनल गोल क्लियर होता है, कांगफिंग ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना, अंकल कुन और जी दोनों को खत्म करना और आखिर में हाउ यू को वापस पाकर खुद सबसे बड़ा विनर बनना। अगली सुबह रात के टेंस एटमॉस्फेयर के बाद जी निकलने की तैयारी करता है।
वो हाउ यू को बताता है कि उसने उसके लिए एयरपोर्ट जाने का अरेंजमेंट कर दिया है और कोई आदमी उसे वहां सेफली छोड़ देगा। जैसे ही जी जी जे वहां से निकलता है, हाउ यू तुरंत सीक्रेटली जू जीहेंग को मैसेज भेज देती है। जू पहले से ही आसपास वेट कर रहा होता है ताकि जी जी जिए का पीछा शुरू कर सके। इसी दौरान रास्ते में फेई हु जी जी जिए को एक प्राइवेट डिटेक्टिव की रिपोर्ट देता है जिसमें हाउ यू के पास्ट रिलेशनशिप्स का डिटेल होता है। जी जी जिए फाइल को सिर्फ एक नज़र देखकर साइड कर देता है और कहता है कि आज का ऑपरेशन उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी पर्सनल चीज़ें अब प्रायोरिटी नहीं है। जू जीहेंग चुपचाप जी जी जिए का पीछा करते हुए काउंसलर जू के चैरिटी कॉन्सर्ट तक पहुंच जाता है। ये इवेंट एक बड़ा पब्लिक प्रोग्राम होता है जहां डिग्निटरीज और मीडिया भी मौजूद होते हैं। जू के सुपीरियर को लगता है कि इतनी पब्लिक जगह पर कोई इलीगल डील होना इम्पॉसिबल है, लेकिन जू को पूरा यकीन होता है कि ये कॉन्सर्ट सिर्फ एक कवर है जिसके पीछे कोई बड़ा ट्रांजैक्शन छुपा है। थोड़ी देर बाद पुलिस अचानक बैकस्टेज पर रेड कर देती है और डोनेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़-फोड़ कर चेक करने लगती है ताकि उनके अंदर छुपाए गए इल्लीगल गुड्स मिल सकें। लेकिन रेड कंप्लीटली फेल हो जाता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई इल्लीगल चीज़ नहीं मिलती। इस वजह से काउंसलर जू बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली ऑर्फनेज के लिए डोनेशन थे और पुलिस ने उन्हें डैमेज कर दिया। जी कामली जू को वार्न करता है कि उसकी इम्पल्सिव एक्शन की लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं। आखिर में पुलिस को वहां से वापस हटना पड़ता है। दूसरी तरफ फेई हु हाउ यू को सिचुएशन समझाता है और कहता है कि जी ने सच में इंस्ट्रूमेंट्स डोनेशन के लिए प्रिपेयर किए थे, लेकिन जब उसे ट्रैप होने की रूमर मिली तो उसने खुद ही उन्हें डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया ताकि कोई भी प्रूफ ना मिले। ये सुनकर हाउ यू को एहसास होता है कि उससे शायद कैलकुलेशन में गलती हो गई है। अगर चैरिटी कॉन्सर्ट सिर्फ एक डाइवर्जन था तो असली शिपमेंट और मिस्टीरियस सुचाट कहीं और होने चाहिए। वो तुरंत पुलिस स्टेशन में जू जीहेंग को ढूंढने जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जी जिए वहां से बाहर आ रहा है। ये देखकर हाउ यू पैनिक में वहां से भाग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद जी जिए उसकी हर मूव पहले से प्रिडिक्ट कर रहा था। कुछ ही देर बाद जी जिए उसका सामना करता है और काम वॉइस में कहता है कि वो उसे उस इंसान के पास ले जाएगा जिसे वो ढूंढ रही है। जी जिए उसे एक वेयरहाउस में ले जाता है जहां जू जीहेंग को पकड़कर बुरी तरह बीट किया गया होता है। वहां जी जिए एक बर्थडे फोटो दिखाता है जिसमें हाउ यू और जू साथ होते हैं और साथ ही एक ईयरिंग भी दिखाता है जो उसके कार्गो के अंदर मिला था। वो गुस्से में पूछता है कि हाउ यू कब तक उसे धोखा देने वाली थी। हाउ यू रोकर समझाने की कोशिश करती है कि हाँ, उसका और जू का पास्ट में रिलेशन था, लेकिन वो काफी पहले खत्म हो चुका है। वो इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ जी जिए की सेफ्टी के लिए जू से मिलने गई थी, लेकिन जी जिए का दिल टूट चुका होता है और वो बहुत गुस्से में होता है। वो रिवील करता है कि उसे पहले से पता था कि हाउ यू एक पुलिस ऑफिसर की अडॉप्टेड डॉटर है, फिर भी उसने उसे न्यू कांगफेंग ग्रुप से प्रोटेक्ट किया और अंकल कुन के साथ एक लाइफ एंड डेथ डील तक कर ली ताकि उन दोनों का फ्यूचर सेफ हो सके। लेकिन अब उसे लगता है कि हाउ यू उसे मरवाना चाहती थी ताकि वो अपने लवर के साथ भाग सके। जी जिए गुस्से में हाउ यू के हाथ में गन दे देता है और ऑर्डर करता है कि अगर वो सच में लॉयल है तो जू जीहेंग को अभी गोली मार दे। लेकिन हाउ यू गन को जू की तरफ नहीं बल्कि खुद पर पॉइंट कर लेती है। वो कहती है कि जब जी जिए उस पर कभी ट्रस्ट ही नहीं करेगा तो उसके लिए जीने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाली होती है, जी जिए लास्ट मोमेंट पर उसे रोक लेता है और कोल्ड टोन में कहता है कि उसकी लाइफ और डेथ दोनों का डिसीजन सिर्फ उसके हाथ में है। इस कॉन्फ्रंटेशन के बाद हाउ यू को सिडेटिव देकर उसके रूम में बंद कर दिया जाता है। उस पर नजर रखने के लिए एक नई मेड एज हेन को अपॉइंट किया जाता है। एज हेन उसे बताती है कि पुराने स्टाफ को क्वेश्चनिंग के लिए ले जाया गया है। इसी वक्त हाउ यू को अचानक याद आता है कि जो ईयरिंग कार्गो में मिला था वो शायद वही है जो वेहाओ के साथ स्ट्रगल के दौरान उससे गिर गया था। दूसरी तरफ अंकल कुन जू जीहेंग को मरने से रोक देता है। वो समझता है कि जब तक शिपमेंट सेफली ट्रांजिट में है तब तक एक पुलिस ऑफिसर को मारना पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कुन अपने पास रखे सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स का यूज करके जू को याद दिलाता है कि वो अब भी उसका आदमी है और उसे ऑर्डर देता है कि वापस जाकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मोल है उसकी पहचान करे। कांगफेंग के अंदर टेंशन और बढ़ने लगती है। जियांग जियाली डिमांड करती है कि स्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग जी जिए को पनिशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि एक लीडर को अपने सबऑर्डिनेट्स की गलतियों की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जी जिए को थोड़ा डाउट होता है कि जियांग जियाली को
ईयरिंग के बारे में कैसे पता चला, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो वॉलंटरली पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में रिवील होता है कि पूरी सस्पेशन का प्लान जियांग जियाली ने ही बनाया था। वेई हाउ को मारने के बाद उसने हाओयू का गिरा हुआ ईयरिंग छुपा लिया था और बाद में उसे कार्गो में रखकर हाओयू को फ्रेम कर दिया। लेकिन अंकल कुन का फोकस अब सिर्फ अपकमिंग इलेक्शन पर है। उसके लिए सक्सेसफुल शिपमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है और वो ऑर्डर देता है कि इस पूरे मैटर को यहीं खत्म किया जाए, क्योंकि इतनी सारी बिट्रेयल्स के बीच यही एक टाइमली रेन है जो उसके प्लान्स को बचा सकती है। जी झिझिए को कांगफंग के रूल्स के अकॉर्डिंग फ्लॉगिंग की पनिशमेंट मिलती है। जब वो पनिशमेंट से बाहर आता है तो उसका शरीर खून से भरा होता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डिटर्मिनेशन होती है। फेलोंग उसे कहता है कि उसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन जी मना कर देता है और कहता है कि वो सीधा घर जाएगा। फेलोंग हल्का सा टीज करता है कि जी शायद इस बात की टेंशन ले रहा है कि हाओयू ने खाना खाया है या नहीं, लेकिन जी इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर वो ऑर्डर देता है कि सूचाट के साथ होने वाली बड़ी डील को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। साथ ही वो फेलोंग को एक और सीक्रेट टास्क देता है, जोंग जियाली की रीसेंट मूवमेंट्स को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उनके ग्रुप के अंदर कोई बड़ा बिट्रेयल छुपा हुआ है। विला पर हाओयू अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए डेस्परेट होती है। वो जी झिझिए के सामने एक पेयर ईयरिंग्स लेकर आती है और बताती है कि जियाली ने इन्हीं ईयरिंग्स का यूज करके उसे फ्रेम किया था। वो जी को याद दिलाती है कि जिस दिन जी ने उसे वेयरहाउस से बचाया था उस दिन वो एग्जैक्टली यही ईयरिंग्स पहनी हुई थी। लेकिन जी का ट्रस्ट अब कम्प्लीटली टूट चुका होता है। वो उसकी बात को सिर्फ एक और एक्सक्यूज समझकर इग्नोर कर देता है। वो सर्वेंट्स को रूम से बाहर भेज देता है और दोनों के बीच एक टेंस कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता है। हाओयू का ध्यान फिर चैन माँ और बाकी सर्वेंट्स पर चला जाता है जो अचानक गायब हो गए होते हैं। वो जी से डिमांड करती है कि वो बताए उनके साथ क्या हुआ। वो कहती है कि अगर जी को गुस्सा निकालना है तो वो उस पर निकाले, इनोसेंट लोगों को हर्ट ना करे। जो जिहेंग से उसके कनेक्शन की वजह से जी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सार्कास्टिकली कहता है कि शायद हाओयू भूल गई है कि वो कितना रूथलेस इंसान है। अपनी क्रूअल्टी में जी झूठ बोल देता है कि उसने ऑलरेडी सर्वेंट्स और जो जिहेंग दोनों को मार दिया है। इसी बीच स्ट्रगल के दौरान एक वास टूट जाता है और उसके ग्लास शार्ड्स उड़ने लगते हैं। इंस्टिंक्टिवली जी हाओयू को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और खुद और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इस छोटी सी प्रोटेक्शन के बाद भी वो हाओयू को रूम में लॉक कर देता है और थ्रेट देता है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो हर मिस्ड मील के बदले वो एक और इंसान की जान ले लेगा। दूसरी तरफ जोंग जियाली अपने आदमियों के साथ मिलती है और खुश होती है कि हाओयू को फ्रेम करने का उसका प्लान परफेक्टली काम कर गया। हाओयू और जी के बीच जो रिफ्ट चाहिए था वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन जियाली सिर्फ इतने से सेटिस्फाइड नहीं है। वो अपने मेन को वार्न करती है कि उनके असली मोटिव्स का एक भी वर्ड अंकल कुन तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो हाओयू को परमानेंटली खत्म करने का प्लान बना रही है। जैसे जैसे बड़ी डील का टाइम पास आता है, फेलोंग जी झिझिए को इन्फॉर्म करता है कि ट्रांजैक्शन शाम 5 बजे न्यू ब्रिज पर होगी। जी प्लान करता है कि डील कंप्लीट होते ही वो हाओयू को लेकर सीधा यूनाइटेड किंगडम भाग जाएगा। हाओयू जब ये बात छुपकर सुन लेती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये उसका लास्ट चांस है किसी को सिग्नल देने का। वो जी को कन्विंस करती है कि उसकी मेड झेन को डुचेन टेम्पल भेज दिया जाए ताकि वो उसके बिहाफ पर एक स्पिरिचुअल वाव कंप्लीट कर सके। इंसेंस मनी देने के बहाने हाओयू झेन को एक बुद्धिस्ट वर्स भी दे देती है जो एक्चुअली एक कोडेड मैसेज होता है, विद दिस वेरी बॉडी मे वी बी रीबॉर्न इन द प्योर लैंड। कुछ देर बाद जब हाओयू को जी के साथ ट्रेड लोकेशन पर ले जाने के लिए कार तक लाया जाता है तो वो रिलीफ महसूस करती है, क्योंकि वो चैन माँ और बाकी सर्वेंट्स को जिंदा देख लेती है। तब उसे समझ आता है कि जी ने पहले जो कहा था वो सिर्फ उसे मेंटली टॉर्चर करने के लिए झूठ था। न्यू ब्रिज पर पहुंचकर जी हाओयू को वार्न करता है कि वो उसके बिल्कुल पास रहे, क्योंकि उसके साथ ही वो सबसे ज्यादा सेफ है। वहां उन्हें सूचाट नहीं बल्कि जोंग जियाली मिलती है। जियाली रिवील करती है कि अब बायर उसके कंट्रोल में है और वो जी से गुड्स डिमांड करती है। वो उसका मजाक भी उड़ाती है कि जी ने गलत लोगों पर ट्रस्ट किया, लेकिन जी कामली बताता है कि वो कभी उसके झूठ में नहीं आया था। उसने पहले ही इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लिया था कि जियाली ही असली मोल है, जिसने पूरा प्लान मैनिपुलेट करके फेशू और वेई हाओ को मरवा दिया। वो उसे वार्न करता है कि अगर डील फेल हो गई तो सूचाट का भाई सुपहान अंकल कुन से भी ज्यादा रूथलेस निकलेगा। सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है जब अचानक वेई हाओ वहां आ जाता है। वो आर्म्ड है और बिल्कुल अनस्टेबल लग रहा होता है। जियाली उसे वहां से जाने का ऑर्डर देती है, लेकिन वेई हाओ मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास अब डरने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक बार पहले ही मर चुका है। वो सब पर गन पॉइंट करके गुड्स डिमांड करता है और थ्रेटन करता है कि अगर उसे नहीं मिले तो वो सबको मार देगा।
जी एक ब्रीफकेस उसके हवाले करता है, लेकिन जब वेई हाउ उसे खोलता है तो अंदर सिर्फ कैश होता है। गुस्से में वेई हाउ तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। गन फाइट के बीच जब एक बुलेट जी झिझिए की तरफ आती है तब हाउ यू बिना सोचे उसके सामने आ जाती है और गोली उसके बॉडी में लग जाती है। इसी वक्त पुलिस और मेडिकल टीम्स ब्रिज की तरफ रश कर रही होती हैं, क्योंकि हाउ यू ने जो सीक्रेट कोडेड मैसेज भेजा था उससे उन्हें सिग्नल मिल चुका होता है। ब्रिज पर खून और केओस के बीच जी झिझिए हाउ यू को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। उसकी सैक्रिफाइस से कंप्लीटली शैटर्ड हो जाता है। तभी जोउ ज़िहेंग भी वहां पहुंचता है और पुलिस सायरन्स के बीच उस बिट्रेयल और ट्रेजेडी का हॉरिफाइंग आफ्टरमाथ अपनी आंखों से देखता है। हाउ यू को गोली लगने के बाद जी झिझिए बिल्कुल पैनिक हो जाता है और उसे खून से भीगे हुए हालात में तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। कार चलाते हुए वो बार बार उसका नाम लेकर उसे होश में रहने को कहता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जोउ ज़िहेंग उनका रास्ता रोक लेता है और जी झिझिए पर इल्लीगल एक्टिविटीज़ का सस्पिशन जताता है। लेकिन उस वक्त हाउ यू की जान खतरे में होती है और जी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो जो को गुस्से में वॉर्न करता है कि अगर उसने 1 सेकंड भी और डिले किया तो वो उसे वहीं मार देगा और पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा देगा। इसी बीच एक नर्स आती है और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पूछती है। जी बिना सोचे तुरंत हाउ यू की सारी एलर्जी बताता है, सल्फोनामाइड, सेफ्ट्रीएक्सोन सोडियम, टेटनस शॉट्स और एंटीबायोटिक्स। सर्जरी जल्दी स्टार्ट करने के लिए वो कंसेंट फॉर्म्स पर अपना फिंगरप्रिंट भी दे देता है। नर्स नोटिस करती है कि जी खुद भी बुरी तरह इंजर्ड है और उसे ट्रीटमेंट लेने को कहती है, लेकिन जी मना कर देता है और कहता है कि जब तक फेई हू नहीं आ जाता और फॉर्मेलिटीज़ हैंडल नहीं कर लेता वो यहीं रहेगा। जब हाउ यू ऑपरेशन थिएटर में होती है तब दूसरी तरफ एक इमोशनल मोमेंट चल रहा होता है। जियाली और वेई हाउ आपस में बात कर रहे होते हैं। जियाली परेशान होती है कि वेई हाउ उसके पास वापस क्यों आया जबकि वो आसानी से भाग सकता था। वेई हाउ उसे उनके पुराने दिन याद दिलाता है जब दोनों लियांग ज़ाओकुन के कंट्रोल में थे और एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। वो याद करता है कैसे एक बार जंगल में जियाली ने उसकी जान बचाई थी, अपना खुद का खून पिलाकर उसे जिंदा रखा और खुद खून से भरे पैरों के साथ उसे उठाकर चलती रही। उसने तो उसकी जगह अब्यूज़ तक सहना एक्सेप्ट कर लिया था। वेई हाउ कन्फेस करता है कि सालों तक जियाली को सफ़र करता देखना उसके लिए ऐसा था जैसे दिल में 1000 सुइयां चुभ रही हों। जियाली भी अपनी सच्चाई बताती है कि वो ड्रग्स की एडिक्शन में फंस चुकी थी और हाउ यू ने उसके प्लान्स को डिफीट कर दिया, जिस वजह से सब कुछ खत्म हो गया। आखिर में दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सेरॉन पॉट की इस केज से निकलने का एक ही रास्ता है, साथ मर जाना। हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन कंप्लीट कर देता है और गोली निकाल दी जाती है, लेकिन डॉक्टर जी झिझिए को वार्न करता है कि हाउ यू अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है और हो सकता है वो होश में न आए। ये सुनकर जी कंप्लीटली टूट जाता है और सीधा एक टेम्पल चला जाता है। जी नॉर्मली रिलीजियस नहीं होता, लेकिन उसे पता होता है कि हाउ यू फेथ रखती है। वो मंदिर के सामने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता है और कहता है कि अगर हाउ यू की जान बच जाए तो वो अपनी बाकी जिंदगी उसके बदले दे देगा। वो कसम खाता है कि अगर हाउ यू बच गई तो वो कभी किसी को नहीं मारेगा और अपनी वायलेंट लाइफ छोड़ देगा। अपनी डिवोशन दिखाने के लिए वो अपना खुद का खून प्रेयर लैम्प्स में चढ़ा देता है ताकि उनकी रोशनी हाउ यू की सोल को वापस ला सके। कुछ वक्त बाद हाउ यू होश में आ जाती है और देखती है कि जी झिझिए उसके पास बैठा उसका ख्याल रख रहा है। डॉक्टर कंफर्म करता है कि अब वो डेंजर से बाहर है, बस उसे रेस्ट की ज़रूरत है। हाउ यू जब जी के नए जख्म देखती है तो उसे समझ आता है कि उसने उसके लिए कितनी सैक्रिफाइस की है। तब वो फाइनली अपना सीक्रेट कन्फेस करती है। वो बताती है कि हाँ, उसका जोउ ज़िहेंग के साथ पास्ट में रिलेशनशिप था, लेकिन वो काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका था। उसने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। जी झिझिए गिल्ट से भर जाता है और उससे अपोलोजाइज करता है कि उसने उस पर ट्रस्ट नहीं किया और उसकी सस्पिशन की वजह से लगभग उसकी जान चली गई। दोनों को एहसास होता है कि बिट्रेयल से भरी दुनिया में उनके पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। इसी बीच जोउ ज़िहेंग अंकल कुन से मिलने जाता है और सिचुएशन रिपोर्ट करता है। अपनी पोजीशन सिक्योर करने और हाउ यू को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फोटोज़ दिखाकर पूरा ब्लेम जियाली पर डाल देता है। वो कहता है कि जियाली ही ऑर्गेनाइजेशन की मोल थी जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रही थी और बाहर के लोगों के साथ मिलकर शिपमेंट चुरा रही थी। अंकल कुन को बस मिसिंग गुड्स की चिंता होती है, इसलिए वो जो को ऑर्डर देता है कि अपने पुलिस रिसोर्सेज यूज करके शिपमेंट को ढूंढ निकाले और अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करे। जो सीक्रेटली होप करता है कि इस प्रोसेस में वो अंकल कुन के कंट्रोल से भी फ्री हो जाएगा और हाउ यू को वापस पालेगा।
बाद में जी झिझिए जियाली और वेई हाउ से शिपमेंट के बारे में इंटरोगेशन करता है। जियाली एडमिट करती है कि उसने अंकल कोन को बिट्रे किया क्योंकि वो उस आदमी से नफरत करती है जिसने उसकी मां को मार दिया था। लेकिन वो ये भी कहती है कि कार्गो पर जो ट्रैकर मिला था वो उसने नहीं लगाया। वो जी झिझिए का मजाक उड़ाते हुए उसे अंकल कोन का लैप डॉग बोलती है और प्रिडिक्ट करती है कि एक दिन उसकी मौत भी हाउ यू के हाथों होगी। लेकिन जी झिझिए टेम्पल में ली हुई कसम को याद करता है और उन दोनों को मारने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब वो किसी की जान नहीं लेगा और उन्हें अपनी किस्मत खुद डिसाइड करने के लिए छोड़ देता है। जख्मों और अंकल कोन के फ्यूचर रिवेंज को देखते हुए जियाली और वेई हाउ समझ जाते हैं कि उनका एंड करीब है। अपने लास्ट मोमेंट्स में दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बस ये उम्मीद करते हैं कि अगले जन्म में वो सेरॉन पॉट जैसी जगह पर पैदा न हो। हाउ यू एक दिन अपनी मन्नत पूरी करने के लिए टेम्पल जाती है। वहाँ उसे एक प्रेयर स्लिप मिलती है जो जी झिझिए ने अपनी खुद के खून से लिखी होती है। उस पर जी ने भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी होती है, हाउ यू की जान बच जाए। ये देखकर हाउ यू इमोशनल हो जाती है। इसी टेम्पल में उसकी सीक्रेटली झो जेहेंग से भी मीटिंग होती है। जो उसे शक की नज़र से देखते हुए पूछता है कि उसने जी झिझिए के लिए अपनी जान रिस्क करके गोली क्यों खाई, क्या वो सच में उससे प्यार करने लगी है। हाउ यू शांत रहकर समझाती है कि वो सिर्फ एक टैक्टिकल डिसीजन था। अगर जी झिझिए मर जाता तो उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती और कार्गो किसी और क्रिमिनल जैसे वेई हाउ के हाथ लग जाता। हाउ यू ये भी बताती है कि उसने डुचेन टेम्पल के एक मॉन्क के थ्रू जो को मैसेज भेजने की कोशिश की थी, लेकिन जो बताता है कि उसे कोई मैसेज नहीं मिला क्योंकि उस वक्त उस पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जी झिझिए के लोग उस पर कांस्टेंट सर्वेलेंस रख रहे थे। जो जेहेंग फिर बताता है कि उसने किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है और ऑर्गेनाइजेशन के सारे लीक्स और गलतियों का ब्लेम जोंग जियाली पर डाल दिया है ताकि उनकी कवर आइडेंटिटी सेफ रहे। वो हाउ यू से उसकी हेल्थ के बारे में जल्दी ना पूछ पाने के लिए अपोलोजाइज करता है और सीधा मिसिंग गुड्स के लोकेशन के बारे में पूछता है। हाउ यू सच बताती है कि उसे अभी तक नहीं पता कार्गो कहाँ है। इतने डेंजर के बावजूद वो अपनी कमिटमेंट नहीं छोड़ती और कहती है कि अपने गॉडफादर से किया हुआ प्रॉमिस वो ज़रूर पूरा करेगी, सेरॉन पॉट के क्रिमिनल्स को जस्टिस तक पहुंचाना। तभी अचानक जी झिझिए वहां आ जाता है और झो जेहेंग को देखकर तुरंत हाउ यू के सामने प्रोटेक्टिव हो जाता है। वो झो को कोल्ड टोन में वॉर्न करता है कि हाउ यू उसकी औरत है और अगर कोई लीगल इंक्वायरी करनी है तो उसके लॉयर के थ्रू करे। जब झो वहां से चला जाता है तब हाउ यू जी से पूछती है कि उसने उसे कार्गो मिसिंग होने की बात क्यों नहीं बताई। जी झिझिए कामली अपोलोजाइज करता है और कहता है कि सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है, इसी वजह से उनका यूके भागने का प्लान भी फिलहाल पोस्टपोन करना पड़ेगा। वो हाउ यू से ट्रस्ट मांगता है और उनके बीच ऑनेस्टी वाली प्रॉमिस याद दिलाता है। थोड़ा सा नॉर्मल मोमेंट स्पेंड करने के लिए जी झिझिए हाउ यू को एक ऑर्फनेज ले जाता है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा हाउ यू से पियानो बजाने को कहता है। हाउ यू पियानो पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाती है और सारे बच्चे उसके साथ गाने लगते हैं। जी झिझिए साइड से उसे देखते हुए काफ़ी रेयर पीस फील करता है। बाद में दोनों एक क्वाइट बीच पर टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और उन्हें वापस कार में आना पड़ता है। लेकिन घर लौटते ही एटमॉस्फेयर फिर डार्क हो जाता है। हाउ यू के नाम से एक पैकेज आता है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर एक डिस्क होती है जो खून से भरी होती है, एक डरावना वार्निंग मैसेज। इसी वक्त जी झिझिए का सबऑर्डिनेट फेहू रिपोर्ट करता है कि सुचाट के भाई सुभान को यकीन है कि उसके भाई की मौत और कार्गो चोरी के पीछे जी झिझिए का हाथ है। सुभान के लोग ऑलरेडी बदला लेने के लिए जी झिझिए के टेरिटरी पर अटैक कर चुके हैं और कई गैंग मेंबर्स के चेहरे तक काट दिए गए हैं। सुभान ने अपना रिप्रेजेंटेटिव यिंग क्वान भेजा है मीटिंग के लिए। यिंग क्वान पहले लिंक्स नाम से जाना जाता था और उसका जी झिझिए से पुराना दुश्मनी भरा हिस्ट्री है, क्योंकि सालों पहले जी ने उसके पूरे फैमिली को खत्म कर दिया था। जब जी झिझिए यिंग क्वान से मिलने जाता है तो देखता है कि वो एक लैविश पार्टी होस्ट कर रहा है। पर्सनल दुश्मनी के बावजूद जी नेगोशिएशन की कोशिश करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग सेटल करने के लिए थाईलैंड के 3 रेस कोर्सेज कॉम्पेंसेशन के रूप में ऑफर करता है। लेकिन यिंग क्वान को प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो एरोगेंट स्माइल के साथ डिमांड करता है कि या तो जी उसके सामने झुककर माफ़ी मांगे या फिर हाउ यू को उसके हवाले कर दे ताकि वो उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सके।
वो हाउ यू से रिलेटेड एक क्रीपी आर्ट पीस भी दिखाता है। ये सुनते ही जी की आंखें ठंडी और खतरनाक हो जाती है। वो सीधा वॉर्न करता है कि हाउ यू उसकी चीज है और अगर किसी ने उसे छुआ तो वो वही रूथलेस इंसान बन जाएगा जो हमेशा से था। पीछे से गैंग के गॉडफादर कुनशु ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो समझ जाता है कि हाउ यू ही जी जीजिए की सबसे बड़ी वीकनेस है। कुछ लोग सजेशन देते हैं कि हाउ यू को किडनैप करके यिंग को दे दिया जाए ताकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। लेकिन कुनशु वॉर्न करता है कि अगर जी झिझिए को ज्यादा पुश किया गया तो वो वुल्फ क्यूब जिसे उसने खुद पाला है एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाएगा जो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। हाउ यू की सेफ्टी को लेकर जी डिसाइड करता है कि उसे फेलोंग के साथ जल्दी यूके भेज दिया जाए। लेकिन हाउ यू सीधा मना कर देती है और कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, दोनों मिलकर इस क्राइसिस का सामना करेंगे। आखिर जी डिसाइड करता है कि वो सुभान से डायरेक्टली डील करेगा और फेहू और फेलोंग को ऑर्डर देता है कि टेरिटरी गार्ड करें और हाउ यू पर नजर रखें। कांस्टेंट सर्वेलेंस से हाउ यू घुटन फील करने लगती है। एक दिन वो फेहू को ट्रिक करती है और कहती है कि उसे एक फेमिलियर शॉप पर वॉन्टॉन्स खाने जाना है। इसी बहाने वो सीक्रेटली झो जेहेंग से मिलती है और उसे बताती है कि उसे लगता है मिसिंग कार्गो एक्चुअली यिंग क्वान के पास है। वो झो को एक्शन लेने के लिए पुश करती है, लेकिन झो बताता है कि पुलिस के पास ऑलरेडी और इन्फॉर्मेंट्स भी हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाउ यू थक चुकी होती है इस डबल लाइफ से और कहती है कि वो बस फ्रीडम चाहती है और एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग खत्म करके वहां से निकलती है, अचानक कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं। वो उसे ड्रग देकर बेहोश कर देते हैं और हाउ यू वहीं अनकॉन्शियस गिर जाती है। हाउ यू को जब ड्रग देकर किडनैप किया जाता है तब बेहोश होने से पहले वो हिम्मत दिखाते हुए अपने किडनैपर के कपड़ों से एक बटन तोड़कर छुपा लेती है ताकि बाद में कोई क्लू मिल सके। थोड़ी देर बाद सच सामने आता है कि इस किडनैपिंग के पीछे खुद जाओ जेहेंग का हाथ होता है। वो हाउ यू को सीधा यिंग क्वान के पास ले जाता है और एक कोल्ड ब्लडेड डील प्रपोज करता है। जाओ का प्लान होता है कि यिंग क्वान हाउ यू को बेट की तरह यूज करे ताकि जी जिजे को बाहर निकाला जा सके और उसके गुड्स छीन लिए जाएं। उसके बाद यिंग क्वान जी जिजे को मार दे और हाउ यू को वापस जाओ के पास भेज दे। इस तरह जाओ हीरो बनकर हाउ यू को रेस्क्यू करेगा। जब यिंग क्वान इस स्ट्रेंज अलायंस पर डाउट करता है तब जाओ रिवील करता है कि उसके पास उसके खिलाफ इतना ब्लैकमेल मटेरियल है कि वो उसे 10 जिंदगियों तक जेल भेज सकता है। जी जिजे से सब कुछ छीन लेने की जलते हुई नफरत में जाओ यिंग क्वान पर प्रेशर डालता है और ये भी ऑफर करता है कि वो गुड्स को शिफ्ट करने में हेल्प करेगा ताकि सुभान से भी प्रॉब्लम न हो। फिर यिंग क्वान जी जिजे को कॉल करता है और धमकी देता है कि अगर वो हाउ यू को जिंदा देखना चाहता है तो 1 घंटे के अंदर अकेला उसके पास आए। अगर उसने कोई वेपन या किसी को साथ लाया तो हाउ यू की सेफ्टी की गारंटी नहीं होगी। जी जिजे बिना डिले किए तुरंत निकल पड़ता है। रास्ते में उसे सुभान रोक लेता है जो सुचाट का भाई होता है और अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। लेकिन जी जिजे शांत रहकर उसे समझाता है कि उसका सुचाट की मौत से कोई लेना देना नहीं है। वो सुभान को इनवाइट करता है कि वो उसके साथ यिंग क्वान के हाइडआउट चले और खुद सच सुन ले, क्योंकि एक अकेला आदमी होने के नाते जी उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है। जब जी जिजे यिंग क्वान के टेरिटरी पर पहुंचता है तो वहां एक सैडिस्टिक सीन उसका इंतजार कर रहा होता है। यिंग क्वान एक शिपिंग कंटेनर की तरफ इशारा करता है जिसमें हाउ यू बंद होती है। फिर वो कंटेनर की को तेज ग्लास के टुकड़ों के एक बड़े पाइल में फेंक देता है। वो हाउ यू के अंधेरे से डरने का मजाक उड़ाता है और जी को ऑर्डर देता है कि वो कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठकर अपने नंगे हाथों से ग्लास में की ढूंढे। कंटेनर के अंदर हाउ यू भी अपने बंधे हुए हाथों को किसी तरह काटकर आज़ाद होने की डेस्परेट कोशिश कर रही होती है। बाहर जी बिना 1 सेकंड सोचे घुटनों पर गिर जाता है और ग्लास के टुकड़ों में हाथ डालकर की ढूंढने लगता है। उसके हाथ पूरी तरह खून से भर जाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। यिंग क्वान जब काउंटडाउन खत्म करने ही वाला होता है तब जी फाइनली की निकाल लेता है और कंटेनर खोलकर हाउ यू को बाहर निकाल देता है। जी को पता होता है कि यिंग क्वान उन्हें जिंदा जाने नहीं देगा, इसलिए वो अपनी लास्ट विश के नाम पर सच सुनना चाहता है। यिंग क्वान अपने एरोगेंस में सब कुछ कन्फेस कर देता है। वो बताता है कि सुचाट को उसने खुद मारा था और ब्लेम जी पर डाल दिया था ताकि पावर उसके हाथ आए। साथ ही उसने वेई हाओ और जोंग जियाली को मैनिपुलेट करके जी जिजे को खत्म करने की साजिश भी रची थी ताकि वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया का किंग बन सके। लेकिन यही कन्फेशन उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि जी के प्लान के मुताबिक सुभान छुपकर सब कुछ सुन रहा होता है। जैसे ही उसे सच पता चलता है वो आगे बढ़कर यिंग क्वान को चाकू से मार देता है और अपने भाई का बदला ले लेता है। इस केओस के बीच जी जिजे कार्गो को सिक्योर करने के लिए आगे बढ़ता है और वहां जाओ जेहेंग को छुपकर देख लेता है।
जाओ तुरंत भाग जाता है। जी अपने आदमी फे लॉन्ग को ऑर्डर देता है कि वो जाओ का पीछा करे, जबकि बाकी लोग गुड्स को सेफ जगह पर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, जिसे ऑफिसर ली लीड कर रहा होता है, और सबको स्टेशन ले जाया जाता है। जीजे पुलिस को बताता है कि वो लोग एक फेल्ड सिक्योरिटी सिस्टम और ब्रूटल किडनैपिंग के विक्टिम्स थे। पुलिस स्टेशन में इंटरोगेशन के दौरान जाओ ज़ेहेंग खुद हाउ यू से बात करने आता है। वो कैमरा और ऑडियो ऑफ कर देता है ताकि प्राइवेट बात हो सके। जाओ अपने एक्शंस जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने जोंग जियाली और वे हाउ को सिर्फ इसलिए फ्रेम किया था ताकि हाउ यू की अंडरकवर आइडेंटिटी सेफ रहे। वो उसकी लॉयल्टी पर भी सवाल उठाता है और पूछता है क्या वो सच में जी जिजे से प्यार करने लगी है। हाउ यू बहुत केयरफुली जवाब देती है। वो सिर्फ अपनी किडनैपिंग का इंसिडेंट बताती है और कहती है कि उसे स्टोलन गुड्स या वेयरहाउस में शूटर्स के बारे में कुछ नहीं पता। रिलीज होने के बाद हाउ यू सीधा इंसिस्ट करती है कि डॉक्टर उनके घर आए और जी जिजे के सिवियर इंजरीज का ट्रीटमेंट करे। जी अपने जख्मों को छोटा बताकर इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ यू उसकी हालत देखकर बहुत डिस्टर्ब्ड होती है। जब जी उससे पूछता है कि उसे कैसे किडनैप किया गया, तो हाउ यू बस इतना कहती है कि वो शॉपिंग के दौरान एक शॉर्टकट ले रही थी और फिर उसे कुछ याद नहीं। जैसे ही वो उसके जख्मों पर दवा लगाती है, उसके दिल में अजीब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। वो सोचती है कि एक आदमी जिसे सब क्रिमिनल कहते हैं, वही हर बार उसकी जान क्यों बचाता है। जब जी को दवा बहुत कड़वी लगती है, तो वो हल्का सा मुस्कुराकर उसके पास झुकता है और कहता है कि इतनी कड़वी मेडिसिन के बाद उसे एक स्वीट रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रीसेंट हाइस्ट के बाद जी जीजे बहुत टेंशन में होता है और फेलोंग पर प्रेशर डालता है कि चोरों का पता लगाए। फेलोंग रिपोर्ट देता है कि ये काम यिंगक्वान के बचे हुए लोगों का नहीं हो सकता, क्योंकि सुभान ने सब कैजुअल्टीज चेक कर लिए और कोई भी आदमी मिसिंग नहीं मिला। फेलोंग को थोड़ा डाउट होता है कि शायद अंकल कुन इसके पीछे हो, लेकिन जी झीझिए तुरंत इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर देता है। उसका कहना होता है कि अंकल कुन इस वक्त सिटी काउंसिल इलेक्शन कैंपेन में बिजी है और इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। दूसरी तरफ हाउ यू की किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन भी डेड एंड पर पहुंच जाती है। सुभान के लोगों को भी इंटेरोगेट किया गया, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। फेलोंग बताता है कि एक मास्क्ड आदमी बस हाउ यू को उनकी लोकेशन पर ड्रॉप करके चला गया था। जी झीझिए को उस दिन एक आदमी की हल्की सी झलक याद आती है, लेकिन उसका चेहरा क्लियर नहीं था। सच जानने के लिए जी झीझिए फेलोंग को ऑर्डर देता है कि उस एरिया की हर शॉप का सर्वेलेंस फुटेज चेक करे और पूरा सीन रिकंस्ट्रक्ट करे। जब जी झीझिए कार्गो के इशू में बिजी होता है, तब हाउ यू फेहू से कहती है कि उसे एक सेक्लूडेड जगह पर ले चले जहां वो एक फॉर्चून टेलर से मिलना चाहती है। फेहू थोड़ा अनईजी फील करता है, क्योंकि ये वही जगह होती है जहां गुआन रेंजिए की मौत हुई थी। वो एक रूमर भी शेयर करता है जो उसने वे हाउ से सुना था कि अंकल कुन के लिए काम करने वाला एक ब्लैक कॉप गुआन रेंजिए को ट्रैक करते हुए इसी जगह तक आया था। अंदर फॉर्चून टेलर हाउ यू से पूछता है क्या वो अभी भी बच्चे के लिए फ्यूचर देखना चाहती है, लेकिन हाउ यू अपना फोकस करियर पर शिफ्ट कर देती है। जब वो लक स्लिप निकालती है तो फिर से लोअर लक आता है। फॉर्चून टेलर वार्न करता है कि इस वक्त वो झूठे प्यार और धुंध से घिरी हुई है, जहां उसे कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो ये भी कहता है कि कभी-कभी पूरी तबाही के बाद ही नई शुरुआत होती है। ये बात सुनते ही हाउ यू का माइंड झो ज़ीहेंग की तरफ चला जाता है। वो उसके रीसेंट प्रमोशन और फ्रीडम के प्रोमिसेस को याद करती है और धीरे धीरे उसे डाउट होने लगता है कि शायद उसने झो पर ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। अपने गॉडफादर गुआन रेंजे के मेमोरियल के सामने खड़ी होकर वो रिग्रेट करती है कि वो सच समझ नहीं पाई। उसे याद आता है कि दुनिया कहती है अंधेरा कभी रोशनी नहीं बन सकता, लेकिन कभी-कभी रोशनी भी अंधेरे में बदल सकती है। अगर झो ज़ीहेंग सच में लियांग झाओकुन का प्लांटेड मोल निकला और उसके गॉडफादर की मौत में इन्वॉल्व हुआ, तो हाउ यू कसम खा लेती है कि वो सबको ढूंढकर खत्म करेगी, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका क्यों ना यूज करना पड़े। दूसरी तरफ जी झीझिए मिस्टर सुभान के साथ एक डील फाइनलाइज कर रहा होता है। उसका प्लान होता है कि अंकल कुन के 60th बर्थडे से पहले डील कंप्लीट कर ले, लेकिन इलेक्शन का टाइम होने की वजह से वो थोड़ा डिले कर देता है ताकि अननेसेसरी अटेंशन ना आए। जी झीझिए हाउ यू से प्रॉमिस करता है कि जैसे ही बिजनेस सेटल हो जाएगा वो उसे यूके ले जाएगा ताकि क्रिसमस पर वो स्नो देख सके। हाउ यू अनयूजुअल तरीके से सपोर्टिव बिहेव करती है और कहती है कि वो अंकल कुन के बर्थडे के लिए एक स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर करेगी। वो सजेस्ट करती है कि वो अपने रूम का स्पेशल इंसेंस गिफ्ट करे जो जी झीझिए को बहुत पसंद है।
जी झीझिए उसकी सडन वार्मथ देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि हाउ यू ने उस गिफ्ट के अंदर सीक्रेटली एक रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा दिया है। कांग फंग में अंकल कुन का बर्थडे सेलिब्रेशन लो प्रोफाइल रखा जाता है क्योंकि उसकी पॉलिटिकल एम्बिशंस चल रही होती हैं। जी झीझिए टोस्ट करता है और अंकल कुन के ब्राइट पॉलिटिकल फ्यूचर की बात करता है, जबकि हाउ यू चुपचाप अपना गिफ्ट दूसरे गिफ्ट्स के साथ रख देती है। पार्टी के दौरान जी झीझिए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। हाउ यू फेहू को बोलती है कि वो जी को घर ले जाए और स्टाफ से सोबरिंग सूप बनवाए, क्योंकि उसे एक ऑर्फनेज में एक इवेंट अटेंड करना है। लेकिन असल में वो वहीं रुककर अपने प्लान का रिजल्ट देखना चाहती है। इसी दौरान झो जीहेन सीक्रेटली अंकल कुन से मिलने आता है और वही इंसेंस जलाता है जो हाउ यू ने गिफ्ट किया था। वो अपोलोजाइज करता है कि वो पब्लिकली सेलिब्रेशन अटेंड नहीं कर पाया और एक्सप्लेन करता है कि जी को अरेस्ट करना सिर्फ एक प्लान था ताकि उसका कवर सेफ रहे और कार्गो प्रोटेक्ट रहे। अंकल कुन उसकी बात से सैटिस्फाइड लगता है और उसकी तारीफ करता है, साथ ही प्रॉमिस करता है कि सही वक्त पर उसकी रैंक वापस दे दी जाएगी। मीटिंग के बाद झो जीहेंग को हाउ यू का कॉल आता है। झो कहता है कि वो पुलिस स्टेशन में है, लेकिन असल में हाउ यू उसे सीक्रेटली वॉच कर रही होती है। दोनों मेमोरियल साइट पर मिलते हैं, जिसे हाउ यू ने जानबूझकर चूज किया था क्योंकि ये जगह इमोशनली सेंसिटिव है। झो थोड़ा कॉशियस होता है, लेकिन हाउ यू ठंडी आवाज में कहती है कि फरिश्ते और शैतान अक्सर एक ही दिन पैदा होते हैं। फिर वो बताती है कि जी झीझिए के गुड्स लियांग आइलैंड के डॉक पर छुपे हुए हैं। झो तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाता है। जाने से पहले हाउ यू उनके सक्सेसफुल रिवेंज के नाम पर एक टोस्ट ऑफर करती है, लेकिन जैसे ही झो वहां से निकलता है उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है और वो जल्दी में वहां से भाग जाता है। उधर बैंक्वेट हॉल में हाउ यू का दिया हुआ गिफ्ट अचानक रिकॉर्डिंग प्ले करना शुरू कर देता है। रूम में झो जीहेंग की रिकॉर्डेड वॉइस गूंजने लगती है, जिसमें वो प्राउडली बता रहा होता है कि उसने वे हाउ और झोंग जियाली को कैसे फ्रेम किया और कैसे वो एक स्पेशल मिशन के नाम पर जी झीझिए को ट्रैप करके कांग फंग को अंदर से डिस्ट्रॉय करने वाला है। ये सब सुनकर अंकल कुन शौक और गुस्से से भर जाता है। उसे समझ आता है कि जिस वाइल्ड डॉग को उसने खुद पाला था, उसने ही उसके रिसोर्सेज का यूज करके उसे बिट्रे किया है। जब उसे पता चलता है कि हाउ यू भी झो जीहेंग के साथ इन्वॉल्व है, तो ये शौक उसके दिल पर बहुत भारी पड़ता है और वो कोलैप्स कर जाता है। उसके आदमी घबराकर हेल्प के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ मेमोरियल के पास अकेली खड़ी हाउ यू अपने अंडरकवर मिशन के सालों को याद करती है। उसे समझ आ जाता है कि सेरेनपॉट जैसी लॉलेस सिटी में नॉर्मल लीगल जस्टिस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो अपने गॉडफादर से धीरे से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे अपना पुराना रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अब उसे पता है कि सिंडिकेट को सच में डिस्ट्रॉय करने का यही एक मौका है और वो अपने तरीके से जस्टिस देने के लिए तैयार हो जाती है। जी जीजे एक ब्राइट सनलाइट से भरे चर्च में खड़ा होता है और सामने हाउ यू को प्यार भरी नज़र से देख रहा होता है। दोनों शादी करने वाले होते हैं। जी जीजे को हाउ यू की वो पुरानी बात याद आती है जब उसने कहा था कि जब तक जी उससे प्यार करता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आदमी है या मॉन्स्टर। अब जी जीजे उसे कहता है कि अब उसे सच से आंखें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बदल चुका है। अब वो कोई अंधेरे में जीने वाला घोस्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी है जो रोशनी में खड़ा हो सकता है। वो हाउ यू को प्रॉमिस करता है कि अब वो उसे एक स्टेबल लाइफ देगा और दोनों मिलकर एक चैरिटी फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। उसका कहना होता है कि उनका फ्यूचर सिर्फ हाउ यू की विशेस के हिसाब से होगा। लेकिन ये पीसफुल मोमेंट अचानक टूट जाता है जब फे लॉन्ग जी जीजे को उसके ड्रीम से जगा देता है। फे लॉन्ग बताता है कि उन्हें फाइनली पता चल गया है कि हाउ यू का किडनैपर कौन था और साथ ही एक और बड़ा बिट्रेयल भी सामने आया है। सर्वेलेंस फुटेज को ट्रैक करने पर पता चलता है कि हाउ यू हर कुछ दिन बाद एक अबैंडन्ड डेजर्ट शॉप यानी आइस हाउस में जो जीहेंग से मिल रही थी और ये मीटिंग्स हमेशा उनके कार्गो डिलीवरी से थोड़ी देर पहले होती थी। फेलोंग ये भी बताता है कि आज ऑफिसर गुआन रेंजिए का बर्थडे है और हाउ यू इस वक्त सिमेट्री में जो जीहेंग से मिल रही है। सबसे शॉक करने वाली बात यह होती है कि जो इंसेंस हाउ यू ने अंकल कुन को गिफ्ट किया था वो पॉइजन्ड था। अंकल कुन लगभग मर ही गया था, लेकिन अभी इमरजेंसी रूम में होश में आ चुका है। सेमेट्री में जो जीहेंग अब पैनिक में होता है। उसे लगता है कि सब तरफ से उस पर जाल कस रहा है। वो हाउ यू पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो एक मास्टर एक्ट्रेस है जो एक साथ उसे और जी दोनों को मैनिपुलेट कर रही थी। उसने अंकल कुन के आदमियों को अपनी तरफ आते हुए देख लिया होता है और समझ जाता है कि हाउ यू ने ही बॉस को इन्फॉर्म किया है।
जब वो पूछता है कि हाउ यू को उसके प्लान्स के बारे में कैसे पता चला, तब हाउ यू एक बटन दिखाती है, वही बटन जो किडनैपिंग के वक्त उसने तोड़कर छुपा लिया था। वो रिवील करती है कि उसका पूरा प्लान सिर्फ जो जीहेंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए था, चाहे इसमें उसकी अपनी जिंदगी भी क्यों न खत्म हो जाए। जो जीहेंग कड़वी हंसी हंसकर कहता है कि असल में दोनों एक जैसे ही हैं। वो अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो एक ऑर्फन था जिसे अंकल कुन ने अडॉप्ट किया था, लेकिन जहां जीजे को वुल्फ बनने के लिए रेज किया गया, वहां जो को सिर्फ एक गार्ड डॉग की तरह ट्रीट किया गया, जो हमेशा अपने मास्टर को खुश करने के लिए मजबूर था। फ्रीडम और पावर के लिए डेस्परेट होकर उसने डिसाइड किया कि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हाओयू को मारकर पॉइजन का ब्लेम उस पर डाल देना। ये कहकर वो हाओयू पर अटैक कर देता है, लेकिन हाओयू भी रेडी होती है और नाइफ निकालकर उसका सामना करती है। जो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो उसे कभी नहीं मार पाएगी, क्योंकि उसके गॉडफादर गुआन रेंजिए ने उसे लॉ फॉलो करने वाला इंसान बनाया है। तभी अचानक एक गन शॉट की आवाज़ आती है। जीजे वहां पहुंच चुका होता है और गोली चलाकर जो जीहेंग को जख्मी कर देता है। खून से भरा हुआ जो जीहेंग मरने से पहले भी जीजे का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि अपनी इंटेलिजेंस पर इतना गर्व करने वाला जी असल में सबसे बड़ा फूल निकला। फिर वो हाओयू के सारे सीक्रेट्स गिनना शुरू करता है। वो बताता है कि हाओयू ने टेम्पल में मिलकर जीजे को धोखा दिया, वे हाओ की अरेस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन लीक की और फेक प्रीनेटल चेकअप्स के बहाने मैसेजेस पास किए। कार्गो में ट्रैकर भी उसने ही लगाया था और जोंग जियाली को फ्रेम भी उसने ही किया था, जबकि वो खुद विक्टिम बनकर जीजे का ट्रस्ट जीत रही थी। इस कॉन्फ्रंटेशन के बाद जीजे हाओयू को लेकर अंकल कुन के मैंशन पहुंचता है। वहां का एटमॉस्फेयर बहुत टेंस होता है और अंकल कुन के आदमी उनसे वेपन सरेंडर करने को कहते हैं। जीजे अपनी गन दे देता है, लेकिन जैसे ही गार्ड्स हाओयू को सर्च करने की कोशिश करते हैं, वो डेंजरसली रिएक्ट करता है और वॉर्न करता है कि कोई भी उसे हाथ न लगाए। फिर गार्ड से लड़ते हुए वो ऊपर चला जाता है और हाओयू और फेलोंग को कहता है कि वो नीचे वेट करें, चाहे ऊपर जो भी हो। ऊपर जीजे का सामना एक कमजोर अंकल कुन से होता है। अंकल कुन उसे देखकर कहता है कि वो बिल्कुल उस दिन जैसा लग रहा है जब दोनों पहली बार मिले थे। जब वो पूछता है कि जी ने उसके खिलाफ प्लान कब शुरू किया, तो जी सीधा जवाब देता है कि उस दिन जब अंकल कुन ने हाओयू पर डाउट करना शुरू किया था। अंकल कुन थोड़ा रिग्रेट के साथ कहता है कि उसने जिंदगी भर वुल्व्स और डॉग्स पाले, लेकिन आखिर में एक वाइल्ड कैट ने उसे हरा दिया। वो जी को वॉर्न करता है कि उसका और हाओयू का कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच झूठ, संदेह और नफरत का समुद्र है। अंकल कुन बताता है कि उसने अपने लॉयर के साथ सब कुछ सेटल कर लिया है और आज भी जी को अपना बेस्ट सक्सेसर मानता है। फिर वो एक नाइफ निकालकर जी के सामने रख देता है और कहता है कि अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर चुका है। वो जी से कहता है कि जल्दी और ठंडे दिल से काम करे, बिल्कुल उस वुल्फ क्यूब की तरह जिसे उसने खुद रेज किया था। जीजे नाइफ उठाता है और अंकल कुन की जिंदगी खत्म कर देता है। जब जीजे नीचे वापस आता है, तब हाओयू उससे पूछती है कि क्या उसने सच में उससे प्यार किया था। जी सीधा जवाब नहीं देता, वो बस कहता है कि अब ये सवाल मैटर नहीं करता, क्योंकि उनके बीच के सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो चुके हैं। वो कहता है कि अब उनके पास एक लंबी जिंदगी है और एक दिन हाओयू खुद उससे प्यार करने लगेगी। फिर वो बाकी आदमियों की तरफ मुड़कर ठंडी आवाज में ऑर्डर देता है कि सब जगह ये खबर फैला दी जाए कि अंकल कुन ने पुलिस के साथ मिलकर काम करने की वजह से गिल्ट में सुसाइड कर लिया है, और अगर किसी ने सच बोलने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी अपने पुराने बॉस जैसा ही होगा। अंकल कुन की मौत के बाद जी झीझिए एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा होता है। वो पुराने डॉक्यूमेंट्स जला रहा होता है और लगातार सिगरेट पी रहा होता है। अपने हाथों और स्किन पर लगे खून के निशान धोने के बाद भी वो उसी अंधेरे में चुपचाप बैठा रहता है। अगले दिन सुबह फेलोंग वहां आता है और एक गोल्ड एम्बॉस्ड इनविटेशन देता है जो मिस झू ने भेजा होता है, जो काउंसलर झू की तरफ से आया होता है। तब पता चलता है कि जी झीझिए और हाओ यू का देश छोड़कर भागने का प्लान अब फेल हो चुका है। लेट लियांग झाओकुन ने पहले ही काउंसलर झू के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट्स जी झीझिए के नाम पर साइन किए थे। अब काउंसलर का फैक्शन चाहता है कि उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जी झीझिए ही नया लीडर बने। साथ ही सिंडिकेट के एल्डर्स भी उस पर नजर रखे हुए हैं और उनका एटीट्यूड काफी हॉस्टाइल है। इसी मीटिंग के दौरान फेलोंग जी झीझिए से दिल से अपॉलॉजी करता है। वो कहता है कि पिछले 3 साल में जब भी हाओ यू पर डाउट हुआ, वो हमेशा जी को उस पर ट्रस्ट करने को कहता रहा। जी झीझिए शांत आवाज में जवाब देता है कि वो सिर्फ इसलिए उसकी बात मानता था क्योंकि वो खुद भी दिल से हाओ यू पर बिलीव करना चाहता था।
फेलोंग फिर हाउ यू की कंडीशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि हाउ यू कई दिनों से अपने रूम में बंद है, खाना नहीं खा रही, और जब जबरदस्ती उसे बाहर धूप में ले जाया गया तब भी उसने कुछ नहीं खाया। ये सुनकर जी झीझिए सिर्फ एक बात पर फोकस करने लगता है, उसे किसी भी तरह हाउ यू को खाना खिलाना है। उसे याद आता है कि हाउ यू को लियान हुआ स्ट्रीट की एक शॉप के वॉन्टोन्स बहुत पसंद है। वो फेलोंग को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है कि सिलेंट्रो और स्कैलियंस बिल्कुल न डाले जाए। जब फेलोंग बताता है कि वो वॉन्टोन्स ऑलरेडी ला चुके हैं लेकिन हाउ यू ने फिर भी मना कर दिया, तब जी झीझे कहता है कि टेकआउट का टेस्ट ही गलत होगा। वो ऑर्डर देता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो उस शॉप के कुक्स को ही घर ले आओ या पूरा स्टॉल ही उनकी प्रॉपर्टी पर शिफ्ट कर दो, चाहे कितना भी पैसा क्यों न लगे। हाउ यू को खुश करने के लिए जी झीझिए और भी एफर्ट्स करता है। वो उसके लिए एक नया रूम रेनोवेट करवाता है जिसमें एक ब्लैक ग्रैंड पियानो रखा होता है जो हाउ यू को कभी पसंद आया था। वो प्रॉमिस करता है कि अगर हाउ यू चाहे तो वो ऑर्फनेज के बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर तुरंत यूके जाकर नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। वो ये भी कहता है कि अब वो कभी उसे लॉक नहीं करेगा और उसका फ़ोन भी नहीं लेगा, बस पास्ट को भूलकर नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन हाउ यू का बिहेवियर बिल्कुल कोल्ड रहता है। वो सीधा कन्फेस करती है कि उनकी पहली मीटिंग से ही वो एक कॉन चला रही थी। उसने सिर्फ गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा किया था ताकि जी झीझिए को यूज करके कांगफेंग सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय कर सके और अपने गॉडफादर गुआन रेंजिए का बदला ले सके। हाउ यू कहती है कि जी झीझिए का जो लव है वो असल में सिर्फ कंट्रोल है, बिल्कुल उसी तरह जैसे लियांग जाओ कुन ने उसे बचपन से कंट्रोल किया था। वो समझाती है कि सच्चा प्यार रिस्पेक्ट और फ्रीडम देता है, किसी को अपनी शैडो बनाकर नहीं रखता। जब जी झीझिए डेस्परेट होकर पूछता है कि क्या वो खुश होगी अगर वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दे या सेरॉन पॉट के सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर दे, तब हाउ यू ठंडे अंदाज में कहती है कि वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं। उन दोनों के बीच के वर्ल्ड्स इतने अलग हो चुके होते हैं कि कोई रास्ता नहीं बचता। इसी डिस्पेयर में एक दिन हाउ यू अपनी रिस्ट काटकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। डॉक्टर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन ये इंसिडेंट जी झीझिए को अंदर से तोड़ देता है। वो शराब में डूब जाता है और अंकल कुन की वो वार्निंग उसके दिमाग में घूमती रहती है कि एक इंसान और एक मॉन्स्टर कभी हैप्पी एंडिंग शेयर नहीं कर सकते। जब जी झीझिए समझ जाता है कि प्यार और सॉफ्टनेस से कुछ नहीं बदलने वाला, तब उसका एटीट्यूड कंप्लीटली क्रूअल हो जाता है। वो गुआन रेंजिए की एशेज वाला अर्न लेकर हाउ यू के सामने आता है और धमकी देता है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो उनकी एशेज पूरे सेरॉन पॉट में बिखेर देगा। वो कहता है कि जब हाउ यू ने उसके साथ जीने की जगह मौत चूज की है तो अब वो उसे इंडल्ज नहीं करेगा। जी झीझिए यूके ट्रिप कैंसिल कर देता है और डिक्लेयर करता है कि अब हाउ यू उसके पास ही रहेगी और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेगी। वो प्रॉमिस करता है कि सिर्फ तब उसे जाने देगा जब वो परफेक्टली ओबीडिएंट रहेगी। इसके बाद जी झीझिए काउंसलर झू का दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट करने का डिसीजन लेता है, एक एमरल्ड कैबिज जो उनके अलायंस का सिंबल होता है। ये स्टेप क्लियरली दिखाता है कि जी झीझिए अब पूरी तरह क्राइम की लाइफ एक्सेप्ट कर चुका है। वो फेलोंग को ऑर्डर देता है कि सब लोगों को एंसेस्ट्रल हॉल में फॉर्मल सेरेमनी के लिए बुलाया जाए। सेरेमनी के दौरान जी झीझिए अपनी पावर दिखाता है और जो लोग उसकी लीडरशिप अपोज करते हैं उन्हें वहीं मार देता है। काउंसलर के रिप्रेजेंटेटिव साइड से खड़े होकर पैसा एक्सचेंज होते हुए देखते हैं और क्लियरली सैटिस्फाइड है। इसी वक्त हाउ यू अपने गॉडफादर गुआन रेंजिए की ब्रेव पर शोक मना रही होती है। वहां एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि जी झीझिए अब लियांग झाओकुन से भी ज्यादा डेंजरस बन चुका है। वो हाउ यू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ कोऑपरेट करे ताकि गुआन रेंजिए के फोन में मिले एनक्रिप्टेड डेटा को डिकोड किया जा सके, शायद उसमें पूरी क्रिमिनल ऑपरेशन को डिस्ट्रॉय करने की हो। हाउ यू पहले कहती है कि अब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन वो आदमी उसे याद दिलाता है कि अगर अब उसने हार मान ली तो उसके गॉडफादर का मिशन अधूरा रह जाएगा। कुछ देर बाद हाउ यू एंसेस्ट्रल हॉल पहुंचती है। वहां धुएं और सेरेमनी के बीच जी झीझिए खड़ा होता है, एक नया और ज्यादा खतरनाक लीडर बनकर। जी जेजीए एक सिक्लूडेड रूम में काउंसलर झू से मिलता है, जहां काउंसलर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसने कांगथेंग का सही सक्सेसर बनने के लिए स्मार्ट चॉइस ली है। लेकिन जी जेजीए का एटीट्यूड काफी सिनिकल होता है। वो सीधा बोल देता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि अगर वो कोऑपरेट नहीं करता तो ना वो और ना ही उसके आदमी सेरॉन पॉट से जिंदा बाहर जा पाते। काउंसलर जू इस टेंशन को हल्का करते हुए कहता है कि अगर जी उसकी सर्विस करेगा तो उसे एंडलेस रिवॉर्ड्स मिलेंगे।
फिर वो एक नया प्लान बताता है। अब वो रिस्की इंटरनेशनल स्मगलिंग कम करना चाहता है और सेरॉन पॉट के डोमेस्टिक मार्केट पर कंट्रोल बनाना चाहता है। उसका प्लान होता है कि ली आइलैंड के डॉक को एक सप्लाई फैक्ट्री बना दिया जाए और उनका नाइट क्लब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनकर गुड्स पूरे शहर में फैलाए। जीजेजीए थोड़ा कंसर्न दिखाता है और कहता है कि ली आइलैंड के फिशरमैन कभी अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो समुंदर को वर्शिप करते हैं और उसी पर डिपेंड करते हैं। अगर ज़बरदस्ती की गई तो लोग उससे नफरत करने लगेंगे। लेकिन काउंसलर झू ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि सेरॉन पॉट में क्या लीगल है और क्या नहीं, ये वही डिसाइड करता है। अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए जीजेजीए काउंसलर को सुभान डील का सारा प्रॉफिट देने का ऑफर करता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि वो सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि उनका असली इनसाइडर बनना चाहता है, वो स्टेटस जो लियांग जाओकुन भी कभी अचीव नहीं कर पाया। काउंसलर उसकी एम्बिशन देखकर एक और प्रपोजल देता है। वो चाहता है कि जीजेजीए उसकी बेटी शुई से शादी करे ताकि वो ऑफिशियली उनके इनर सर्कल का हिस्सा बन जाए। जब काउंसलर हाउ यू के बारे में पूछता है तो जीजेजीए बिल्कुल कोल्ड टोन में कहता है कि वो बस एक औरत है जो उसकी पकड़ से कभी बच नहीं सकती। ली आइलैंड पर जबरदस्ती डेवलपमेंट शुरू होते ही शहर में गुस्सा फैल जाता है। लोग ओपनली प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इसका असर जीजेजीए के घर तक पहुंचता है, जब एक सर्वेंट पिट कर घर लौटता है और बताता है कि लोग जीजेजीए को काउंसलर झू का लैप डॉग कहकर इंसल्ट कर रहे हैं। सिंडिकेट के अंदर भी टेंशन बढ़ने लगता है। फेइंग एक दिन गुस्से में काउंसलर के आदमियों पर हमला कर देता है, क्योंकि वो आइलैंड के लोकल्स और अपने ही लोगों को अब्यूज कर रहे होते हैं। ये सुनकर जीजेजीए का गुस्सा फूट पड़ता है। वो फेइंग को ऑर्डर देता है कि वो काउंसलर के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगे, लेकिन फेइंग सीधा मना कर देता है और कहता है कि वो माफी मांगने से बेहतर मरना पसंद करेगा। जब फेलोंग भी बीच में आकर मर्सी की रिक्वेस्ट करता है तो जीजेजीए उस पर भी भड़क जाता है। वो अक्यूज करता है कि फेलोंग भी लॉयल नहीं रहा और लियान शिंग ग्रुप से गोल्ड से भरी गाड़ी एक्सेप्ट करने की बात उठाता है। जीजेजी डिक्लेयर करता है कि जो लोग उस पर पूरी तरह लॉयल नहीं हैं, वो सेरॉन पोर्ट छोड़कर शिंगजाओ जैसे शहरों में चले जाएं, क्योंकि अब वो अपने आसपास दो दिल वाले लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। हाउ यू ये सब देखकर समझ जाती है कि जीजेजीए धीरे धीरे एक टायरेंट बन चुका है। वो उसे कॉन्फ्रंट करती है, लेकिन जीजेजीए उसके साथ भी ठंडी और क्रूअल टोन में बात करता है। वो कहता है कि अब हाउ यू उसके लिए स्पेशल नहीं रही, अब वो उसे सिर्फ इसलिए पास रखता है ताकि उसे टॉर्चर कर सके और उसके पिछले धोखों की सजा दे सके। फिर वो हाउ यू को फोर्स करता है कि वो नाइट क्लब के ट्रांसफर पेपर साइन करे और कंट्रोल शुई को दे दे। हाउ यू को इस ट्रांसफर पर डाउट होता है, इसलिए वो खुद नाइट क्लब पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात फेहू से होती है, जो उसे वार्न करता है कि जीजेजीए अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वो कभी जानती थी, और हाउ यू का वहां रहना दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तभी अचानक एक लड़की श्याओ कोई वहां आती है, जो सेरॉन पॉट डेली की रिपोर्टर होती है और अंडरकवर वेट्रेस बनकर काम कर रही थी। वो घबराकर हाउ यू से मदद मांगती है। श्याओ कोई ने सीक्रेटली कुछ सेलिब्रिटीज और काउंसलर्स को न्यू गुड्स यूज करते हुए रिकॉर्ड कर लिया था और अब पकड़ी जा चुकी है, इसलिए उस पर ब्रूटल रिवेंज होने वाला है। हाउ यू तुरंत फेहू की हेल्प से श्याओ कोई को बैकडोर से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शुई उन्हें इंटरसेप्ट कर लेती है। शुई सीधा अक्यूज करती है कि हाउ यू पुलिस इन्फॉर्मेंट है और रिपोर्टर के साथ मिलकर उसे फ्रेम कर रही है। कुछ ही देर बाद जीजेजीए भी वहां पहुंच जाता है और वो फेहू और श्याओ कोई दोनों को शुई के हवाले कर देता है। कहता है कि वो उन्हें जो सजा देना चाहे दे सकती है। शुई तुरंत ब्रूटल ऑर्डर देती है, फेहू को डॉग्स के सामने डाल दिया जाए और श्याओ कोई की आंखें और कान खराब करके उसे हाई सीज में बेच दिया जाए। जीजेजीए भी अपने आदमियों को बिना किसी हेजिटेशन के ऑर्डर्स फॉलो करने को कहता है। हाउ यू घुटनों पर गिरकर दोनों की जान बख्शने की भीख मांगती है, लेकिन जीजेजीए बिल्कुल भी नहीं पिघलता। वो कहता है कि हाउ यू के पास किसी के लिए प्लीड करने का कोई हक नहीं है। शुई जीजेजीए की रूथलेसनेस देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि उसे बताया गया था कि जीजेजीए एक ऐसा आदमी है जो प्यार में अंधा हो जाता है, लेकिन अब क्लियरली वो बदल चुका है। जीजेजीए ठंडी आवाज में कहता है कि दुनिया में सिर्फ पैसा और पावर ही ऐसी चीजें हैं जो कभी धोखा नहीं देती। उसकी लॉयल्टी देखकर शुई प्रॉमिस करती है कि अगले दिन वो जीजेजीए को बाकी इनसाइडर्स से मिलवाएगी और उनकी शादी के प्लान्स डिस्कस करेगी। क्योंकि बाहर रिपोर्टर्स अभी भी घूम रहे होते हैं, शुई डिसाइड करती है कि वो रात जीजेजीए के घर ही रुकेगी।
कुछ देर बाद एक सर्वेंट बारिश में भीगी और टूटी पड़ी हाउ यू को ढूंढ कर बताता है कि फेलोंग किसी तरह फेहू को बचाकर हॉस्पिटल पहुंचा चुका है, लेकिन श्याओ कुई इतनी लकी नहीं थी। रिपोर्टर की आंखें निकाल दी गई थी। इसी ट्रेजेडी के बीच हाउ यू को एक छोटा सा नोट मिलता है जो श्याओ कुई ने पहले चुपके से उसके हाथ में दे दिया था। उस नोट में लिखा होता है कि कांग फेंग और काउंसलर्स के इलीगल कोलैबोरेशन का सबूत नाइट क्लब के ऑफिस के सेफ में छिपा हुआ है और वो सेफ सिर्फ शुई के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता है। एक तूफानी रात के बाद सुबह हाउ यू लिविंग रूम में मिस झू का वेट कर रही होती है। इस बार उसका यूजुअल रिबेलियस एटीट्यूड बिल्कुल गायब होता है। वो शांत और सबमिसिव बनकर मिस झू को चाय सर्व करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि शाओ कुई और फेई हू को बख्श दिया जाए, क्योंकि वो दोनों अपनी गलती की भारी कीमत ऑलरेडी चुका चुके हैं। लेकिन मिस झू बिल्कुल कोल्ड रहती है और उसकी बात इग्नोर कर देती है। वो बस हाउ यू को ऑर्डर देती है कि उसकी गाउन प्रेस करे और उसे गाला के लिए रेडी होने में हेल्प करे, क्योंकि आज एक हाई प्रोफाइल इवेंट है जहां उसकी एंगेजमेंट ऑफिशियली जी झिझिए के साथ अनाउंस होने वाली है। जब हाउ यू ड्रेस प्रेस कर रही होती है तब अचानक हैवी रैक उस पर गिरने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जी झिझिए आकर उसे बचा लेता है। वो स्ट्रिक्ट टोन में हाउ यू को वार्न करता है कि आज की रात उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज काउंसलर के साथ उसका सबसे क्रूशल मोमेंट है। वो हाउ यू से कहता है कि अगर वो सिर्फ एक रात के लिए ओबीडियंट रहे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट न करे तो वो उसे पूरी फ्रीडम दे देगा। हाउ यू जब पूछती है कि आज की रात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, तब जी झिझिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता और बस बार बार उसे चुप रहने और शांत रहने को कहता है। इसी बीच हाउ यू एक रिस्क लेती है। वो शाओ कुई के छोड़े हुए कॉन्टैक्ट से ली मिंग लांग को फ़ोन करती है। फ़ोन पर कंफर्म होता है कि शाओ कुई सच में एक जर्नलिस्ट थी और ली मिंग लांग उसका पार्टनर था। हाउ यू सीधा कहती है कि वो किसी की पॉन बनकर नहीं रहना चाहती। उसके पास अपना प्लान है जिससे वो शाओ कुई का अधूरा मिशन कंप्लीट करेगी। वो ली से कोऑपरेशन डिमांड करती है और कहती है कि जब तक वो सिग्नल न दे तब तक वेट करे, फिर फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ कांग फेंग ग्रुप और ली दाओ डेवलपमेंट ब्यूरो के बीच एक ग्रैंड साइनिंग सेरेमनी चल रही होती है। वहां काउंसलर झू ऑफिशियली अनाउंस करता है कि जी झिझिए और उसकी बेटी शुई की शादी होने वाली है। सेरेमनी के बाद प्राइवेट मीटिंग में काउंसलर और उसके एसोसिएट्स जी झिझिए पर प्रेशर डालते हैं कि वो हाउ यू को ख़त्म कर दे। ये उनका लॉयल्टी टेस्ट होता है ताकि प्रूव हो सके कि जी झिझिए उनके इनर सर्कल में आने के लायक है। लेकिन जी झिझिए कैजुअली इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि एक सिंगल औरत इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर वो सबके साथ टोस्ट रेस करता है और कहता है कि सबको बड़ी पिक्चर पर फोकस करना चाहिए। रात को जी झिझिए नशे की हालत में घर लौटता है। वो आदत से मजबूर होकर फेई लॉन्ग और फेई हू जैसे आदमियों को आवाज़ लगाता है कि उसके लिए पानी लाएं। तब हाउ यू उसे याद दिलाती है कि वो सब लोग तो उसने खुद ही अपने से दूर कर दिए हैं। जी झिझिए बुखार और शराब के नशे में अजीब हालत में होता है। जब हाउ यू उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है तो वो उसे धक्का दे देता है और अक्यूज करता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। वो बार बार कहता है कि उसने हाउ यू को फ्रीडम दे दी है और उसे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले खतरे से दूर रहना ही उसके लिए बेटर है। अगली सुबह हाउ यू अपना सबमिसिव एक्ट कंटिन्यू करती है ताकि मिस झू का गार्ड डाउन हो जाए। जब मिस झू उसके बिहेवियर में आए अचानक चेंज पर डाउट करती है तो हाउ यू कहती है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो हम्बल बन रही है। मेकअप और प्रिपरेशन के नाम पर हाउ यू मिस झू को मैनिक्योर देने का ऑफर करती है ताकि उसका लुक कंप्लीट हो जाए। इसी प्रोसेस में वो सीक्रेटली मॉइस्चराइजिंग क्रीम की मदद से मिस झू के फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद ली मिंग लांग पुलिस इंस्पेक्शन के नाम पर वहां पहुंचता है। ये एग्जैक्टली वही डिस्ट्रैक्शन था जो हाउ यू को चाहिए था। इस केओस का फायदा उठाकर हाउ यू चुपके से एक सीक्रेट रूम में घुस जाती है। वहां सेफ पर वो मिस झू के लिफ्टेड फिंगरप्रिंट्स का यूज करती है और सेफ अनलॉक कर लेती है। सेफ के अंदर से वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स निकाल लेती है जिसमें इलीगल डील्स के सबूत होते हैं। लेकिन जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स लेकर मुड़ती है तभी मिस झू और जी झिझिए उसे कॉर्नर कर लेते हैं। मिस झू मजाक उड़ाते हुए रिवील करती है कि हाउ यू का पूरा प्लान जी झिझिए ने ही उन्हें बता दिया था। ये सुनते ही जी झिझिए गुस्से में हाउ यू का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि जब उसे फ्रीडम दे दी गई थी तो वो वापस क्यों आई और झू फैमिली को प्रोवोक क्यों कर रही है। हाउ यू बिल्कुल भी नहीं डरती। वो सीधा उसके सामने अपने फॉस्टर फादर गुआन रेनजिए, शाओ कुई और उन सब इनोसेंट लोगों
लोगों का जिक्र करती है जो इन लोगों की वजह से मर गए। वो कसम खाती है कि एक दिन सबको अपने क्राइम्स की सजा मिलेगी। जी झिझिए ठंडी आवाज में कहता है कि अब वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा और हाओ यू को मिस झू के हवाले कर देता है। कहता है कि वो चाहे तो उसके साथ जो चाहे करे। मिस झू हाओ यू को हिस्ट्री की फेमस फेम फटेल यांग यू हुआन से कंपेयर करते हुए मजाक उड़ाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि हाओ यू को एक वुडन बॉक्स में बंद करके जिंदा दफना दिया जाए ताकि वो धीरे धीरे सफोकेट होकर मर जाए। जी झिझिए वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। हाओ यू को जबरदस्ती एक क्रेट में बंद कर दिया जाता है और बीच की तरफ ले जाया जाता है। वहां दो आदमी जो उसकी बरियल के लिए भेजे गए होते हैं रास्ते में उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बॉस की एक्स लेडी कहकर इंसल्ट करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उसे दफन करने से पहले उसके साथ जबरदस्ती भी करेंगे। बीच पर जब हाओ यू को जबरदस्ती वुडन क्रेट से बाहर निकालकर दफन करने की तैयारी हो रही होती है, तभी लास्ट मोमेंट पर जी झिझिए वहां पहुंच जाता है। वो तुरंत उन दोनों आदमियों को रोक देता है और उन्हें ली मिंग लांग के सामने पुलिस के हवाले कर देता है। हाओ यू बेहोशी की हालत में होती है, लेकिन जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो शॉक हो जाती है। उसके सामने फे लॉन्ग, फे हु और हत्ता की श्याओ कोई भी खड़ी होती है। हाओ यू को लग रहा था कि ये सब लोग मर चुके हैं, लेकिन फे लॉन्ग उसे सच बताता है। वो कहता है कि ये सब एक केयरफुली प्लान स्कीम का हिस्सा था जो जी झिझिए ने बनाई थी ताकि सेरॉन पॉट के क्रिमिनल्स को एक्सपोज करके काउंसलर झू और झू शुई का ट्रस्ट जीता जा सके। फे लॉन्ग कन्फेस करता है कि जिस दिन जी झिझिए ने उन सबको अपने से दूर भगा दिया था, उस दिन उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका बिग ब्रदर इतना हार्टलेस बन सकता है। इसलिए वो वापस उसका सामना करने गया और उससे सच जानने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो गया। तब जी झिझिए उसकी लॉयल्टी देखकर पिघल गया और उसने बताया कि फे हु, श्याओ कुई और बाकी सब लोग एक्चुअली सेफ हैं। श्याओ कुई की जो एग्जीक्यूशन समुद्र में दिखाई गई थी वो भी एक ड्रामा था, क्योंकि जी झिझिए ने सीक्रेटली उसकी रेस्क्यू अरेंज कर दी थी। जब भाइयों को उसका असली प्लान पता चला तो उन्होंने फौरन भागने से मना कर दिया और डिसाइड किया कि वो यहीं रुककर उसकी मदद करेंगे। जी झिझिए के बिहेवियर में जो ड्रास्टिक चेंज आया था उसके पीछे एक बड़ा रीजन था। हाओ यू की सुसाइड अटेम्प्ट के बाद वो गिल्ट से भर गया था। उसने रियलाइज किया कि अगर उसका प्यार ही हाओ यू को मौत की तरफ ढकेल रहा है तो शायद उसके लिए बेहतर होगा कि वो उससे नफरत करे लेकिन जिंदा रहे। इसीलिए जी झिझिए ने जानबूझकर एक क्रूअल टायरेंट का रोल प्ले किया। उसने गुआन रेनजिए का नाम तक यूज करके हाओ यू को फोर्स किया कि वो खाना खाए और जिंदा रहे। उसका प्लान था कि हाओ यू को जिंदा और स्ट्रांग रखा जाए ताकि वो जस्टिस के लिए लड़ती रहे। जी झिझिए ने दिल में कसम खा ली थी कि वो खुद उस जस्टिस को वापस लाएगा जिसे हाओ यू चाहती है, चाहे उसके लिए उसे खुद नरक में ही क्यों न उतरना पड़े। अपने प्लान को लीगल सपोर्ट देने के लिए जी झिझिए ली मिंग लांग के पास गया था, क्योंकि उसे पता था कि वो प्रीसिंक्ट का सबसे ऑनेस्ट ऑफिसर है। जी झिझिए ने उससे डील ऑफर की कि वो पुलिस की हेल्प करेगा ताकि सेरॉन पॉट के सारे क्रिमिनल सिंडिकेट्स को डिसमेंटल किया जा सके, चाहे उसमें उसका खुद का कांगफैंग ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना शामिल हो। बदले में उसने दो कंडीशंस रखी। पहली, उसके भाइयों को लीनियंसी मिले और उन्हें अपनी जिंदगी सुधारने का मौका दिया जाए। दूसरी, हाओ यू को एक इन्फॉर्मेंट के रूप में कंप्लीट सेफ्टी और फ्रीडम दी जाए। ली मिंग लांग ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि इतनी इंटेलिजेंस और प्लानिंग के बावजूद जी झिझिए दिल से एक रोमांटिक ही है। जी झिझिए का पूरा स्ट्रैटेजी ये था कि वो खुद को सबसे डार्क इंसान बनाकर सिंडिकेट के इनर सर्कल में घुस जाए। उसके हर क्रूअल एक्ट के पीछे एक एक्टिंग थी। जब उसने फे यिंग को पनिश किया और अपने भाइयों को भगा दिया, वो सब उन्हें अपकमिंग डेंजर से बचाने के लिए था। इन सब सीन्स को झू शुई दूर से देख रही थी और उसे लग रहा था कि जी झिझिए सच में रूथलेस बन चुका है। इसी वजह से उसने उसके साथ मैरिज अलायंस का आइडिया दिया, क्योंकि उसे लगा कि जी झिझिए एक परफेक्ट पॉन बन सकता है जो उसके गॉडफादर के क्राइम्स का ब्लेम भी ले लेगा और पावर भी हासिल करेगा। जी झिझिए भी उसका साथ देता हुआ एक्ट करता रहा, लेकिन जब भी शुई उसके करीब आने की कोशिश करती, वो पोलाइटली डिस्टेंस बना लेता और स्टडी रूम में चला जाता, जहां से वो चुपके से हाओ यू पर नजर रखता था। एक रात जब तेज बारिश हो रही होती है, जी झिझिए शैडोज में खड़ा होकर देख रहा होता है कि हाओ यू बाहर घुटनों पर बैठी हुई दूसरों की जान बख्शने की भीख मांग रही है। वो एक सर्वेंट को भेजता है कि हाओ यू को अम्ब्रेला दे और साथ ही एक झूठी कहानी सुनाए कि फे हु को म्यूटिलेट कर दिया गया है और एक सर्वर की आंखें निकाल ली गई हैं। जी झिझिए चाहता था कि ये फैब्रिकेटेड हॉरर सुनकर हाओ यू उससे दूर रहने का डिसीजन ले ताकि वो सेफ रह सके। जब नई प्रोडक्ट लॉन्च का दिन आता है, झू शुई फोन करके कंफर्म
कंफर्म करती है कि सब प्रिपरेशंस रेडी हैं, क्योंकि इस इवेंट में कई पावरफुल और हाई प्रोफाइल लोग आने वाले होते हैं। जी काम वॉइस में कहता है कि सब कुछ रेडी है। उसे पता होता है कि उसका पूरा प्लान अब अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर करने वाला है। घर से निकलने से पहले वो एक नए रेनोवेट किए गए रूम को देखता है जो उसने हाउ यू के लिए बनवाया था। दिल ही दिल में वो होप करता है कि हाउ यू सेफ रहे जब वो बाहर जाकर अपने प्लान का फाइनल एक्ट फेस करे। जी के लिए ये लंबी और डेंजरस डिसेप्शन गेम अब फाइनली अपने एंड के करीब पहुंच चुकी होती है। अब स्टोरी अपने फाइनल क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी होती है। जी अपना लास्ट और सबसे डेंजरस प्लान एक्टिवेट करता है। वो सीक्रेटली अपनी टीम को कोऑर्डिनेट करता है। फेहू को शियाओकुई के साथ एविडेंस कलेक्ट करने का काम दिया जाता है, जबकि फेइंग ली मिंग लैंग के साथ मिलकर पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को डिसमेंटल करने में लगा होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि काउंसलर जू और उसके एसोसिएट्स ने सारे इंपॉर्टेंट लेजर्स और इलीगल डील्स के रिकॉर्ड्स एक सिक्योर वॉल्ट में छुपाकर रखे होते हैं। उस वॉल्ट तक पहुंचने के लिए जी को हाउ यू की जरूरत पड़ती है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार फिर जू शुई का डिस्गाइज ले और वॉल्ट तक एक्सेस ले आए। हाउ यू शुरू में थोड़ी हर्ट और रिजेंटफुल फील करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके खुद के रिवेंज के मिशन से उसे दूर रखा गया था। तब फेई लॉन्ग उसे समझाता है कि जी ने उसे जानबूझकर सबसे दूर रखा था ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि हर जगह स्पाइज और सर्वेलेंस उस पर नजर रख रहे थे। इसी बीच ग्रैंड गैदरिंग शुरू होती है, जहां सब पावरफुल लोग एक नई प्रोडक्ट लॉन्च के लिए इकट्ठा होते हैं। टेंशन तब पीक पर पहुंच जाता है जब जू शुई को पता चलता है कि जो ड्रग शिपमेंट आई है वो एक्चुअली फेक है। फिर भी वो एरोगेंट रहती है और कहती है कि अगर एक गॉडफादर गिर भी गया तो कोई और उसकी जगह ले लेगा। लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि जी ने पूरे वेन्यू में सीक्रेट कैमरे लगा दिए हैं। श्याओ कोई सीक्रेटली पूरा सीन लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जिससे उन्हीं पावरफुल लोगों की मैनिपुलेशन टैक्टिक्स उनके खिलाफ पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाती हैं। तब जी सबके सामने अनाउंस करता है कि उसने ऑलरेडी सब पावरफुल लोगों के घर और ऑफिसेज में इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस प्लांट कर दिया है और पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए बस पहुंचने वाली है। ये सुनते ही काउंसलर जू गुस्से में अलार्म एक्टिवेट कर देता है। हॉल में केओस मच जाता है। इस कंफ्यूजन के बीच हाउ यू वॉल्ट से सारे क्रूशल डॉक्यूमेंट सिक्योर कर लेती है, लेकिन एस्केप करते वक्त सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। फे लॉन्ग अटैकर्स को रोकने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि हाउ यू सेफली बाहर निकल सके। जी वहां से हाउ यू को इंटरसेप्ट करता है और उसे कार में बिठाकर बॉर्डर की तरफ ले जाता है। कार में भागते हुए हाउ यू रो पड़ती है और पूछती है कि उसने इतने सालों तक सब कुछ अकेला क्यों सहा और सच क्यों छुपाया। तब जी कन्फेस करता है कि ये डिसेप्शन का बर्डन उसके लिए बहुत पेनफुल था। उसे अब समझ आता है कि हाउ यू को भी कितना दर्द हुआ होगा जब वो पिछले 6 साल तक उससे फेक लव का ड्रामा करती रही। इसी मोमेंट पर पता चलता है कि जी पहले ही फाइट में फेटल वुंड ले चुका है। वो हाउ यू से कहता है कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, उन अंधेरों से दूर जहां वो दोनों इतने सालों तक जीते रहे। वो हाउ यू को एक प्रेयर बीड्स की माला देता है जिसमें फाइनल एविडेंस छुपा होता है जो उसके खुद के क्राइम्स और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज कर सकता है। वो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि बॉर्डर क्रॉस करके सेफ जगह चली जाए और अगर कोई पूछे तो ये कहना कि उन दोनों का कोई रिलेशनशिप कभी था ही नहीं। बॉर्डर पर ली मिंग लैंग ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। जी हाउ यू को सेफली उसके पास छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद जी की लाइफ खत्म हो जाती है और फाइनली उसे पीस मिल जाता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद काउंसलर जू और उसके सारे एसोसिएट्स को डेथ सेंटेंस मिलता है, जबकि फेहू और बाकी लोगों को पुलिस के साथ कोऑपरेशन के वजह से रिड्यूस्ड पनिशमेंट मिलता है। कुछ टाइम बाद ली मिंग लैंग वो प्रेयर बीड्स हाउ यू को वापस दे देता है। हाउ यू अभी भी ग्रीफ से बाहर नहीं आई होती। एक दिन वो एक फॉर्चून टेलर के पास जाती है। वो कहती है कि वो इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती, लेकिन रीडिंग के दौरान एक शॉकिंग बात सामने आती है। हाउ यू प्रेग्नेंट होती है। ट्रेजेडी के बीच ये एक नई लाइफ का साइन होता है। जी अपनी सारी लीगल प्रॉपर्टी हाउ यू के नाम ही छोड़ गया होता है। हाउ यू वो पैसा डोनेट करके उनके पुराने घर को एक ऑर्फनेज में कन्वर्ट कर देती है ताकि वहाँ के बच्चे कॉलेज तक पढ़ सके और एक बेटर फ्यूचर पा सके। एक दिन उसे जी का छोड़ा हुआ एक छोटा सा नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, गुड रेन नोज इट्स सीजन। ये लाइन पढ़ते ही हाउ यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फाइनली उसे समझ आता है कि जी का प्यार कितना गहरा था और वो कितनी शिद्दत से उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था।